हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रेया ने अपने बेडरूम में जब अपनी आंखें खोली तो वे देखकर हैरान हो गई कि कमरे में पिंकी और आकाश दोनों ही कहीं नजर नहीं आ रहे थे। श्रेया चौंक कर एक झटके से खड़ी हो गई और बिस्तर से उठते हुए आवाज़ लगाने लगी, पिंकी, आकाश, कहाँ हो तुम? जब कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी तो श्रेया सीधे बालकनी की ओर चली गई। बालकनी की स्लाइडिंग विंडो खोलते हुए श्रेया बालकनी में गई, मगर उसे वहाँ भी कोई नज़र नहीं आया। श्रेया अब ज़ोर ज़ोर से कमरे में आवाज़ करते हुए कहने लगी, पिंकी, आकाश, कहाँ हो तुम दोनों बाप बेटी? देखो, अगर तुम किसी तरह का मजाक कर रहे हो तो मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो आकाश, पिंकी को स्कूल जाना है, उसे तैयार करना है। कहो, कहाँ हो तुम बाप बेटी? मगर कमरे में कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी गुस्सा होते हुए श्रेया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और कहा, देखो, मैं 3 तक गिनूंगी, तब तक तुम दोनों बाप बेटी मेरे सामने नहीं आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहने के बाद श्रेया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपनी एक हाथ की उंगलियों से काउंट करना शुरू किया। 1 2। श्रेया ने अपनी आंखें बंद रखी थी। श्रेया ने अपने हाथ के पंजे की 2 उंगलियां खोल रखी थी, मगर श्रेया की आंखें पूरी तरह से बंद थी। श्रेया ने इस बार अपने दांत कचकचाते हुए बड़े ही गुस्से से आवाज़ देते हुए कहा, देखो तुम बाप बेटी अगर इस वक्त बाहर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। न तो तुम दोनों को नाश्ता मिलेगा और न ही पिंकी को स्कूल छोड़ने जाऊंगी मैं। जब श्रेया को फिर से आवाज़ नहीं सुनाई दी तो श्रेया ने अपनी मुट्ठी की तीसरी उंगली खोलते हुए कहा, 3। अब मैं तुम दोनों बाप बेटी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए जैसे ही श्रेया ने अपनी आंखें खोली, बिस्तर पर आकाश मुस्कुराता हुआ श्रेया को देख रहा था। आकाश को इस तरह देखकर श्रेया ने आकाश से कहा, ओफो, कहाँ गायब हो गए थे? तुम दोनों बाप बेटी ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें पता भी है कि पिंकी को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, कितना काम पड़ा है। तुम्हें क्या है, तुम तो हाथ हिलाकर ऑफिस निकल जाओगे, फिर शाम को देर से लौटोगे। घर पर मुझे कितने काम होते हैं ये तुम कहाँ जानते हो? तभी अचानक आकाश ने बिस्तर से उठते हुए श्रेया से कहा, अरे शांत हो जाओ, कितना गुस्सा करोगी? सुबह सुबह इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। और पिंकी की बिल्कुल फिक्र मत करो, पिंकी को मैंने तैयार कर दिया और उसे स्कूल भी भेज दिया। जब आकाश ने श्रेया से यह बात कही तो श्रेया काफ़ी हैरान हो गई। श्रेया हैरान होकर कमरे में लगी घड़ी की ओर देखने लगी। जब श्रेया को रियलाइज़ हुआ कि सुबह के 10 बज चुके थे तो श्रेया ने अपने माथे पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, अरे देखो, आज इतना लेट हो गया और तुमने मुझे जगाया भी नहीं। कमाल करते हो तुम, और 10 बज गए हैं मगर अब तक तुम ऑफिस नहीं गए। क्या बात है, क्या इरादा है आज तुम्हारा? श्रेया की ये बात सुनते ही आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकाश ने अभी भी वही सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे जो पिछली रात बालकनी में उसने पहने थे। श्रेया बड़ी बड़ी आंखों से आकाश को देख रही थी। आकाश भी कुछ वक्त तक बड़े ही प्यार से श्रेया की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। आकाश ने श्रेया के बाल सहलाते हुए श्रेया से कहा, आज से ऑफिस जाना बिल्कुल बंद। मैंने कहा ना तुमसे, आज से मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। पिंकी को तैयार करना हो, उसे स्कूल ले जाना हो, स्कूल से वापस ले आना, हर काम मैं करूंगा। तुम बस घर बैठकर आराम करना। जब श्रेया ने आकाश की बात सुनी तो अपने बाल संवारते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं, इस तरह कैसे चलेगा? मैं मानती हूँ कि तुम्हारे सर पर मेरी और पिंकी की जिम्मेदारी है और अब तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ने भी वाली है। बहुत जल्द तुम जो बाप बनने वाले हो। मगर हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो है गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को संभालने की जिम्मेदारी, जो करण चाचा ने बड़े ही प्यार से तुम्हें सौंपी थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आकाश ज़रूर एक दिन कुछ कर दिखाएगा। वैसे मैं तुम्हें कॉलेज में जब पहली बार मिली थी तब से लेकर आज तक मुझे तुम पर वही विश्वास रहा है। मुझे यकीन था कि एक दिन तुम गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का नाम आसमान की ऊंचाइयों पर जाकर लिख दोगे और आज तुमने वो हासिल कर लिया। यू नो, आई एम प्राउड ऑफ यू। जब श्रेया ने ये बात कही तब आकाश के चेहरे पर श्रेया को काफ़ी उदासी नज़र आने लगे। श्रेया ने आकाश से पूछा, क्या हुआ? तुम्हें तो इस बात को लेकर खुश होना चाहिए, तुम उदास क्यों नज़र आ रहे हो? आकाश अभी भी काफ़ी उदास नज़र आ रहा था। फिर मन ही मन कुछ सोचने के बाद श्रेया ने आकाश को कहा,
अच्छा, समझ गई। रोहित, मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने फिर से स्पीड पकड़ ली है, यही बात सोच रहे हो ना तुम? अरे इसलिए ही तो कहती हूँ कि जाकर ऑफिस ज्वाइन करो और ऑफिस का काम काज वापस अपने हाथों में ले लो। उसके बाद देखती हूँ कि कौन तुम्हें हरा सकता है। आकाश की आंखों में अभी भी श्रेया को काफ़ी उदासी नजर आ रही थी। फिर आकाश ने श्रेया की ओर देखकर धीमी आवाज़ में कहा, श्रेया, मैं अब ऑफिस नहीं जा सकता। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि आकाश ऐसा क्यों कह रहा था। श्रेया के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। तब आकाश ने श्रेया से कहा, श्रेया, मैं चाहता हूँ कि आज से ऑफिस का सारा काम काज तुम संभालो। मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा, मगर ऑफिस की प्रेसिडेंट अब तुम बनोगी। आकाश की ऐसी बात सुनकर श्रेया को हैरानी हो रही थी। हैरानी के साथ साथ श्रेया के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई थी। श्रेया ने आकाश से कहा, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? आकाश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बल्कि यह समझ लो कि तुमसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो आज से तुम्हें संभालनी होंगी। मैं तुम्हें गाइड करता रहूँगा, मगर काम तुम ही को करना होगा। यूँ समझ लो कि आज से तुम और मैं बिल्कुल एक फिल्म के एक्टर और सिंगर की तरह हैं। आवाज़ सिंगर की होती है और एक्टर सिर्फ अपने होठ हिलाता है। उसी तरह मैं तुम्हारे मन की आवाज़ बनूंगा, मगर मेरी आवाज़ आज के बाद तुम्हारे गले से निकलेगी। आकाश की बात सुनकर श्रेया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रेया ने जैसे ही आकाश को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाई, श्रेया के बेडरूम के कमरे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही श्रेया ने दरवाजे की ओर देखा, श्रेया को एहसास हुआ कि कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। इसलिए आवाज़ लगाते हुए श्रेया ने कहा, अरे कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। ये कहने के बाद जैसे ही श्रेया दोबारा आकाश की ओर मुड़ी, श्रेया ये देखकर चौंक गई कि आकाश वहाँ पर मौजूद नहीं था। श्रेया चौंक कर यहाँ वहाँ देखने लगी। श्रेया के समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पलक झपकते ही आकाश कहाँ गायब हो गया था। आकाश को ढूंढने के लिए श्रेया कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगी, मगर तभी श्रेया ये देखकर हैरान हो गई कि आकाश को वो कमरे में ढूंढ रही थी, मगर आकाश आईने में श्रेया के सामने मुस्कुरा रहा था। जब श्रेया आईने के सामने खड़ी हुई तो श्रेया को आईने में अपनी जगह आकाश नजर आ रहा था। आकाश श्रेया की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। आकाश ने श्रेया से कहा, देखो, मैं अभी किसी के सामने आ नहीं सकता, बस इतना याद रखना, आज से मैं तुम्हारे मन की आवाज़ हूँ। तुम्हारे गले से जो भी आवाज़ निकलेगी वो मेरी होगी। श्रेया काफ़ी हैरान होकर आईने में नजर आ रहे आकाश को देखती रही। जब श्रेया ने आईने से पलट कर देखा तो दरवाजे पर नंदिनी खड़ी थी। नंदिनी ने कमरे में आते हुए श्रेया से कहा, अरे श्रेया, जाग गई? कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक तो है ना? अच्छा, मैंने पिंकी को तैयार करके उसे स्कूल भिजवा दिया है। अभी कुछ दिनों के लिए पिंकी को स्कूल से मैं ही लेकर आऊँगी और स्कूल भी मैं ही लेकर जाऊँगी। वैसे भी यश के लिए तो मुझे स्कूल जाना ही पड़ता है। तुम्हें सुबह सुबह जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब श्रेया ने नंदिनी की बात सुनी तो श्रेया हैरान होकर वापस आईने में देखने लगी। आईने में खड़ा आकाश श्रेया की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। अब श्रेया की समझ में नहीं आ रहा था कि जो काम आकाश ने किया था वो काम का क्रेडिट नंदिनी क्यों लेना चाहती थी, मगर श्रेया नंदिनी को किसी भी तरह से झूठा नहीं साबित करना चाहती थी। इसलिए बस श्रेया नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। श्रेया के चेहरे पर आज भी वही अजीब सी मुस्कुराहट देखकर नंदिनी के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी थी, मगर नंदिनी जानती थी कि उसे अपने एक्सप्रेशन को संभालना होगा और श्रेया के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा। मगर अब नंदिनी के दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि श्रेया की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। नंदिनी को हल्का हल्का शक हो गया था कि श्रेया आकाश को हर जगह हालुसिनेट कर रही थी, यानी कि श्रेया ने अपने मन में छिपे आकाश को दुनिया में एक आकार दे दिया था। जो इंसान दुनिया में मौजूद नहीं था उसे श्रेया देखने लगी थी। श्रेया की आंखें लगातार यहाँ वहाँ घूम रही थी, जिसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि श्रेया के मन की हालत शांत नहीं थी। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। नंदिनी ने किसी तरह अपने इमोशन को कंट्रोल किया और श्रेया से कहा, एक काम करो, तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। जैसे ही नंदिनी ने श्रेया से ये बात कही, श्रेया आईने में देखकर कुछ इशारे करने लगी। नंदिनी के दिल की धड़कनें अब ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। आईने में देखकर श्रेया अपने आप को कुछ इशारे कर रही थी। नंदिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उस वक्त क्या करना चाहिए। नंदिनी ने चाहा था कि एक पल के लिए वो श्रेया को आईने में देखकर अपने आप को इशारा करते हुए रोके और कहे,
कि वो ये सब क्यों कर रही थी, पर वो जानती थी कि अगर नंदिनी ने इस वक्त श्रेया का भ्रम तोड़ने की कोशिश की तो श्रेया के मन पर उसके बहुत बुरे असर हो सकते थे। नंदिनी अब तक अच्छे से जान चुकी थी कि श्रेया मन ही मन आकाश को इशारे करती थी और आकाश के साथ बातें करती थी, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो श्रेया को कैसे समझाए कि अब उसे आकाश को भूलना होगा और बिना आकाश के ज़िंदगी जीना सीखना होगा। जैसे नन्ही सी पिंकी ने इस कड़वे घूंट को पीकर कुछ हकीकत का सामना करना सीख लिया था। नंदिनी ने धीरे से श्रेया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। जैसे ही नंदिनी कमरे से बाहर निकलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, श्रेया ने नंदिनी को रोकते हुए कहा, सुनो नंदिनी भाभी। नंदिनी रुकी और पलट कर श्रेया की ओर देखने लगी। श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। श्रेया ने नंदिनी से कहा, नंदिनी भाभी, मैंने फ़ैसला किया है कि आज से मैं रोज़ ऑफिस जाऊंगी। कंपनी की नई प्रेसिडेंट मैं हूँ, मुझे अब रोज़ कंपनी जाना चाहिए और ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आकाश का भी फैसला है। ये कहने के बाद अचानक ही श्रेया के चेहरे के हाव भाव बदल गए। श्रेया फिर से आईने की ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया को कोई ऐसी बात करने से रोक रहा था और श्रेया अपनी इस हरकत की माफ़ी मांग रही थी। कुछ देर बाद श्रेया ने फिर से नंदिनी की ओर देखकर कहा, मेरा मतलब है मैंने खुद ही ये फैसला किया है कि आकाश की पोजीशन अब मैं संभालूंगी। श्रेया की बात सुनकर नंदिनी धीरे धीरे श्रेया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। श्रेया के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर नंदिनी ने कहा, देखो श्रेया, मैं तुम्हें कई सालों से अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम में काफ़ी ज़्यादा काबिलियत है। मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ ही दिनों में तुम बिज़नेस चलाना भी सीख जाओगी, मगर मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हें घर रहकर आराम करना चाहिए। जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, श्रेया हैरान होकर नंदिनी को देखने लगी। श्रेया ने नंदिनी से कहा, क्यों आराम करना चाहिए? अच्छी भली तो नज़र आ रही हूँ। श्रेया की आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे नजर आने लगे थे। श्रेया की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। श्रेया की तबीयत में अब काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही थी, मगर श्रेया अपने आप को देखते हुए कहने लगी, मुझ में क्या खराबी नज़र आ रही है आपको? मुझे क्यों आराम करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कंपनी की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लेनी चाहिए। वैसे आप मुझे आराम करने के लिए क्यों कह रही हैं? तभी अचानक नंदिनी ने बात पलटते हुए कहा, श्रेया, तुम्हारी तबीयत में कोई खराबी नहीं है, मगर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम पेट से हो? तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही श्रेया ने नंदिनी की ये बात सुनी, श्रेया के चेहरे की मुस्कान अब काफ़ी ज़्यादा घबराहट में बदल गई। श्रेया ने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखे और धीरे से अपने सामने नजर आ रहे आईने में देखने लगी। कुछ वक्त तक श्रेया यूं ही आईने में देखती रही। कुछ वक्त के बाद श्रेया फिर से अपने पेट की ओर देखकर गहरी सोच में डूब गई। नंदिनी भी जानना चाहती थी कि क्या उसकी बातों का कोई असर श्रेया पर हुआ था। कंपनी संभालने की जिद कर रही श्रेया को मनाने के लिए नंदिनी ने उसे अपने होने वाले बच्चे की याद दिलाई थी, मगर कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद श्रेया ने नंदिनी की ओर देखकर कहा, मुझे अब जो कुछ भी करना है बस इसी के लिए करना है। मैं आज से कंपनी ज्वाइन करूंगी और फिर मुझे कहाँ कुछ करना है। जो कुछ भी करना है वो आकाश को करना है। आकाश डिसीजन लेते रहेगा और मैं आकाश के लिए हुए डिसीजन को अमल में लाती रहूँगी। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। श्रेया की ऐसी बात सुनकर नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रेया से क्या कहे। श्रेया की सारी बातों में हामी भरने के अलावा नंदिनी के पास और कोई चारा नहीं था। अब नंदिनी जान चुकी थी कि श्रेया को ऑफिस जाने से अगर और ज़्यादा रोका गया तो हो सकता है कि इस बात का कोई विपरीत परिणाम श्रेया के मन पर आए। इसलिए श्रेया के साथ ज़्यादा आर्गूमेंट ना करते हुए नंदिनी ने श्रेया से कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। ये कहने के बाद नंदिनी श्रेया के कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही नंदिनी श्रेया के कमरे से बाहर गई, श्रेया आईने में देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। श्रेया ने अपने मन में और अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसा ली थी, जिस दुनिया में आकाश अभी तक जिंदा था। आकाश सिर्फ श्रेया की मन की उपज था। श्रेया आकाश को इतना मिस कर रही थी कि श्रेया के लिए अब आकाश के बिना जीना मुश्किल हो गया था। मगर श्रेया ये भी जानती थी कि उसके लिए इस तरह से जान देना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि पिंकी और आकाश के होने वाले बच्चे की जिम्मेदारियां श्रेया के कंधों पर थी। श्रेया का दिल और दिमाग
जब इतनी बड़ी कन्फ्यूजन में फंस गया, तब श्रेया के दिमाग ने अचानक आकाश की इमेज को श्रेया के दिमाग में पैदा किया, और आकाश की ये इमेज जो सिर्फ श्रेया को नज़र आती थी, वो आज भी श्रेया के लिए ज़िंदा थी। श्रेया के लिए आकाश मरा ही नहीं था, मगर सच बात तो ये थी कि आईने में नज़र आ रहा आकाश श्रेया की कल्पना का हिस्सा था, मगर इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। कुछ देर बाद श्रेया शावर लेकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। श्रेया ने एक बेहद शानदार कॉरपोरेट सूट पहन रखा था। आकाश ने कुछ कॉरपोरेट ब्लेजर और कॉरपोरेट शर्ट और ट्राउज़र श्रेया के लिए भी बनवाए थे। जब भी आकाश देश से बाहर किसी भी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के लिए जाता, तब श्रेया को अपने साथ ज़रूर लेकर जाता, और कॉन्फ्रेंस और मीटिंग अटेंड करने के लिए श्रेया के पास भी कॉरपोरेट कपड़ों का होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आकाश ने स्पेशली श्रेया के लिए वो कपड़े सिलवाए थे। कॉरपोरेट सूट पहनने के बाद श्रेया काफ़ी स्टाइलिश नज़र आ रही थी। जैसे ही श्रेया ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकली, करण, नंदिनी, सिद्धार्थ सभी की नज़र श्रेया पर पड़ी। सारे नौकर भी श्रेया के इस रूप को देखकर दंग रह गए। श्रेया का अंदाज़ काफ़ी डैशिंग नज़र आ रहा था, मगर श्रेया की आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे हर गुजरते पल के साथ जैसे बढ़ते जा रहे थे। श्रेया की आंखें एक जगह पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। श्रेया कभी अपनी आंखें बड़ी कर देती तो कभी बिल्कुल छोटी कर देती। करण को देखते ही श्रेया करण के पास गई और करण के पांव छूकर कहने लगी, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा पापा। दरअसल कुछ दिनों के लिए आकाश छुट्टी पर है ना, तो आकाश की पोजीशन मैं संभालने वाली हूँ। करण श्रेया के इस बर्ताव को देखकर काफ़ी हैरान हो रहे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। उन्हें अपनी बेटी समान बहू पर काफ़ी दया आ रही थी। वो चाहते थे कि किसी तरह वो श्रेया को होश में लाकर समझाएं कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो बस उसके मन का वहम था, मगर अब करण भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो श्रेया को होश में कैसे लाए। जिसे श्रेया सच्चाई समझ रही थी, उसे लोग पागलपन कहते थे। करण से आशीर्वाद लेने के बाद श्रेया घर से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। सिद्धार्थ ने श्रेया को रोकने की कोशिश की, मगर श्रेया बिना रुके घर से बाहर निकल गई। सिद्धार्थ ने करण की ओर देखकर कहा, चाचा ये आपने क्या किया? श्रेया को जाने क्यों दिया? आप जानते हैं ये उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में अगर वो प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ क्या हो सकता है। श्रेया के पागलपन की बात अगर मार्केट में फैल गई और मार्केट के लोगों को ये पता लग जाता है कि एक पागल गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की लीड कर रही है, तो फिर ज़रा सोचिए हमारी कंपनी का क्या होगा। जैसे ही सिद्धार्थ की ये बात पूरी हुई, करण ने अचानक से अपना एक हाथ उठाकर सिद्धार्थ को जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचे की गूंज पूरे गुलेरिया हाउस में गूंजने लगी। यहाँ तक कि नंदिनी भी सिद्धार्थ की ऐसी बातों पर काफ़ी शर्मिंदा थी। करण ने सभी नौकरों के सामने सिद्धार्थ को तमाचा जड़ दिया था, जिसे सिद्धार्थ की आंखों में काफ़ी ज़्यादा शर्म नज़र आ रही थी। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या रिएक्ट करे। जब करण को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने सबके सामने सिद्धार्थ के गालों पर तमाचा जड़ दिया था, तो अचानक ही करण ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माफ़ करना बेटा, वो तुम पर मेरा हाथ उठ गया, मगर मैं क्या करूं, तुमने बात ही कुछ ऐसी कही कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। श्रेया पागल नहीं है। श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो हम सब ने देखा है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रेया आकाश से कितना प्यार करती थी। आकाश के बिना जीना श्रेया के लिए नामुमकिन जैसे हो गया है। अब ऐसे हालात में हमें श्रेया को कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो सच्चाई के साथ सामना कर सके, और उसके इतने बुरे वक्त में हमें उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़े रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसके बारे में ऐसी बातें करें। सिद्धार्थ के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे करण का थप्पड़ उसके चेहरे पर नहीं बल्कि सीधे उसके ईगो पर लगा। सिद्धार्थ ने किसी तरह अपने एक्सप्रेशंस को संभालते हुए करण से कहा, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ चाचा जी, मगर आप भी ज़रा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि कंपनी को बचाने के चक्कर में मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए हों, मगर मेरी भावनाओं को समझिए। मैं बस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की भलाई चाहता हूँ। आकाश ने जिस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को आसमान की ऊंचाई पर पहुँचाया है, हम एक छोटी सी गलती की वजह से उस नाम को खाक में नहीं मिला सकते। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बस इसलिए कह रहा हूँ ताकि आकाश के देखे हुए सपने को हम जिंदा रख सके। आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए चाचा जी। अगर कल को मार्केट में पता चलता है कि श्रेया की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो हमारी कंपनी के साथ क्या हो सकता है।
अरे बाहर के इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स की तो बात छोड़िए, हमारी कंपनी के अंदर हमारे लिए काम कर रहे लोगों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा, तब क्या करेंगे? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि लीगली मैं कुछ नहीं कर सकता। श्रेया आकाश की पत्नी है, श्रेया का हक बनता है आकाश की हर चीज़ पर, और मैं भी आकाश के परिवार से उसके हक को नहीं छीनना चाहता। मैं तो बस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को डूबने से बचाना चाहता हूँ। जब तक पिंकी बड़ी ना हो जाए, आकाश का होने वाला बच्चा बड़ा ना हो जाए, तब तक मैं केयर टेकर की तरह इस कंपनी में बना रहूँगा। अब चाचा जी फैसला आपको लेना है, आप क्या करना चाहते हैं? कर्ण अच्छी तरह से समझ पा रहे थे कि सिद्धार्थ क्या कहना चाहता था, मगर कभी कभी कर्ण को सिद्धार्थ के इंटेंशन पर भी काफ़ी डाउट होता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ जो बात कह रहा था उसे प्रैक्टिकली समझा जाए या उसकी किसी साजिश का हिस्सा। वहाँ रोहित और भूमिका इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर वो छुपा हुआ ताकतवर दुश्मन कौन था, जिसके बारे में पता लगाना स्पेशल डिपार्टमेंट और खुद मारवा खानदान के एजेंट्स के लिए भी ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो गया था। रोहित को अब ऐसा लगने लगा था जैसे वो इस दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान था, जो अपने परिवार के सबसे बड़े दुश्मन को ढूंढने तक में कामयाब नहीं हो पा रहा था। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट होने के नाते और एक ज़माने में इम्पीरियल ग्रुप का हेड किंग होने के नाते खतरनाक से खतरनाक दुश्मन को ढूंढकर उसे ख़त्म करना रोहित के लिए बाएं हाथ का काम था। मगर उसी पावरफुल रोहित के लिए अनिका के किडनैपर के बारे में एक सुराग भी इकट्ठा कर पाना नामुमकिन हो रहा था। जंगल के बीच में बड़े तालाब से वापस आते वक्त भूमिका ने रोहित से कहा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अनिका के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकता है। चलो मैं इतना समझ सकती हूँ कि पैसे वाले ख़ानदान की बहू बेटियों बच्चों को कई बार किडनैप किया जाता है पैसों के लिए, फिर रैंसम में कुछ पैसे मांगकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। मगर यहाँ तो अनिका को किडनैप किया गया था, लेकिन पैसों की कोई मांग भी नहीं की, और फिर किडनैपर ने अनिका को बिना पैसों की डिमांड किए ही छोड़ भी दिया। अनिका घर वापस लौट आती है, मगर उसकी याददाश्त चली जाती है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह दुश्मन कौन है और उसका मोटिव क्या है। कार चला रहे रोहित ने गहरी सोच में डूबने के बाद अचानक गाड़ी का गियर बदलते हुए भूमिका से कहा, हम तो ये भी नहीं जानते कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई दुश्मन है या दोस्त। भूमिका रोहित की यह बात सुनकर हैरान होकर रोहित की ओर देखने लगी। भूमिका ने रोहित से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? रोहित खुद भी सवाल का जवाब नहीं जानता था। रोहित ने बस बात घुमाते हुए भूमिका से कहा, मैं तुम्हें स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस छोड़ देता हूँ। वहाँ से कुछ वक्त के लिए मैं मारवा हेड ऑफिस जाता हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं ऑफिस नहीं गया। भूमिका ये बात जानती थी कि भले ही अनिका की याददाश्त चली गई थी, मगर अब कम से कम रोहित को एक बात की तसल्ली थी कि अनिका घर लौट आई थी और अपने परिवार के साथ बिल्कुल सुरक्षित थी। इसलिए कई दिनों बाद रोहित ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हेड ऑफिस जाने की बात कही थी। भूमिका को स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस ड्रॉप करने के बाद रोहित सीधे सेंट्रल दिल्ली में बनी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हेड ऑफिस चला गया। जैसे ही रोहित कई दिनों बाद अपने हेड ऑफिस में अपनी कैबिन में दाखिल हुआ, एक के बाद एक कई लोग रोहित से मिलने की दरख्वास्त करते रहे। रोहित की पर्सनल सेक्रेटरी रोहित के कैबिन में आई और कहने लगी, सर काफ़ी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसे पहले भेजूं और किसे बाद में। तभी रोहित ने हवा में अपना एक हाथ लहराते हुए अपनी सेक्रेटरी से कहा, तुम एक काम करो, चिराग मेहता को अंदर भेज दो। रोहित की बात सुनते ही रोहित की पर्सनल सेक्रेटरी रोहित के कैबिन से बाहर चली गई। रोहित अपने डेस्क पर बैठ गया और अपना एक हाथ अपने सिर पर रखकर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद चिराग ने रोहित की कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया। चिराग जैसे ही रोहित की कैबिन में आया, उसने रोहित से कहा, रोहित आप अगर बुरा न माने तो हमारी सेल्स टीम के हेड ऑफिस आपसे मिलना चाहते हैं। रोहित ने अपना हाथ अपने सर से हटाया और चिराग की ओर देखकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। जैसे ही रोहित का जवाब चिराग को मिला, चिराग ने बाहर किसी को इशारा करते हुए कहा, आइए रस्तोगी साहब, आइए अंदर आइए। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि मिस्टर रस्तोगी रोहित के सीमेंट इंडस्ट्री के सेल्स हेड थे। जैसे ही मिस्टर रस्तोगी अंदर आए, रोहित ने उनसे कहा, कहिए मिस्टर रस्तोगी, क्या काम है आपको मुझसे?
तभी मिस्टर रस्तोगी ने एक बड़ी सी फाइल रोहित के सामने रखते हुए कहा, सर मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिन में हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं, हमारी आउटपुट कैपेसिटी से भी कहीं ज़्यादा। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। रोहित हैरान होकर फाइल खोलकर उसमें लिखी बातें पढ़ने लगा। सामने बैठे रस्तोगी जी ने रोहित से कहा, दरअसल बात यह है कि आकाश बाबू की मौत के बाद कई लोग गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से ऑर्डर पीछे खींचकर हमें देना चाहते हैं। जैसे ही रोहित ने मिस्टर रस्तोगी की यह बात सुनी, रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रस्तोगी जी ने रोहित के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, सर दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से हमारी कंपनी को कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर्स मिल रहे हैं। वो गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के पास से कई सारे क्लाइंट अब अचानक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। अब ऐसे में हमारी कंपनी की आउटपुट कैपेसिटी कम है और ऑर्डर बहुत ज़्यादा। रस्तोगी जी की बात खत्म होते ही चिराग ने भी रोहित के पास अपना लैपटॉप रखा और लैपटॉप स्क्रीन रोहित की ओर घुमाते हुए कहा, बाकी सब इंडस्ट्री की भी यही हालत है। ये देखिए, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स, हर एक इंडस्ट्री के साथ यही हो रहा है। दरअसल बात यह है कि जब से बाज़ार में यह खबर फैली है कि आकाश गुलेरिया की मौत के बाद गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री कई हिस्सों में बंटने वाली है, लोग उनसे दूर जाना चाहते हैं। बिकॉज पीपल आर सीइंग ए ह्यूज डाउनफॉल। मार्केट के कुछ एनालिस्ट तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एक ब्रेकडाउन की ओर आगे बढ़ने वाली है। अब ऐसे में क्लाइंट्स को डर लग रहा है कि वो अगर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे तो उनके डाउनफॉल के साथ साथ उनकी कंपनी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसलिए अचानक लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। मिस्टर रस्तोगी और चिराग की बात सुनने के बाद अचानक ही रोहित ने फाइल के पन्नों को एक के बाद एक पलटना शुरू किया। इसके बाद चिराग के लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ देर देखने के बाद अचानक ही रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहित के चेहरे पर इस तरह से मुस्कुराहट देखकर मिस्टर रस्तोगी और चिराग दोनों हैरान हो गए। चिराग अच्छी तरह से जानता था कि रोहित उस किस्म का आदमी नहीं था कि किसी की मौत पर होने वाले फ़ायदे की डील पर इस तरह से खुशियां मनाए, मगर रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और रोहित के चेहरे की मुस्कान चिराग और मिस्टर रस्तोगी साफ साफ देख पा रहे थे। जब रोहित ने देखा कि चिराग और मिस्टर रस्तोगी उसकी मुस्कान को गलत तरीके से ले रहे थे, तब रोहित ने फाइल बंद करते हुए चिराग की ओर देखकर कहा, मैं इस बात पर मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि आज इन क्लाइंट्स ने ये बात प्रूव कर दी कि ये पूरी की पूरी दुनिया अब सिर्फ फेस वैल्यू पर चलती है। चिराग और मिस्टर रस्तोगी दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित ने कहा, फेस वैल्यू समझते हो ना आप लोग? हम बाज़ार में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तब बॉलीवुड के किसी बड़े सितारे को अपॉइंट करते हैं हमारा प्रोडक्ट एंडोर्स करने के लिए, क्योंकि लोग प्रोडक्ट के साथ नहीं मगर उस प्रोडक्ट से जुड़े चेहरे के साथ जुड़ना चाहते हैं। आजकल की मार्केट में कोई साबुन इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि वो साबुन त्वचा के लिए अच्छा है या नहीं, बस वो ये देखता है कि टीवी पर इस साबुन से नहाते हुए कौन सा बॉलीवुड का सितारा नज़र आता है। सॉफ्ट ड्रिंक से होने वाले नुकसान को ताक पर रखते हुए लोग सिर्फ यही सोचकर सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं कि उनका चहेता बॉलीवुड का सितारा उस सॉफ्ट ड्रिंक की एक घूंट लगाकर कई जाबाज और दिलेर एक्शन सीन करता है। सारा का सारा नज़रिया का खेल है। चिराग बड़ी ही हैरानी से रोहित की बात सुनता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात के साथ रोहित की इस लॉजिक का क्या कनेक्शन था। रोहित ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, आज गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से जो क्लाइंट दौड़कर हमारे पास आए हैं, उन्होंने यह बात साबित कर दी है कि वो लोग सिर्फ फेस वैल्यू पर डील करना जानते हैं। उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ज़रा मुझे एक बात बताओ कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एक हिस्से में बटे या 7 हिस्से में बटे, क्या उससे उनके प्रोडक्ट्स और प्रोडक्टिविटी पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, वही सेम प्रोडक्ट उन्हें आकाश की मौत के बाद भी मिलने वाला है जो आकाश की मौत के पहले मिलता था। इन लोगों ने ऐसा करके ये साबित नहीं किया कि वो आकाश से कितना प्यार करते थे, बल्कि अब आकाश के चले जाने के बाद एक तरह से ये लोग आकाश की पीठ में खंजर मार रहे हैं। जब चिराग और मिस्टर रस्तोगी ने पहली बार रोहित को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था, तब एक पल के लिए उन्हें ऐसे लगा था जैसे आकाश की मौत की वजह से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को फ़ायदा होने वाला था। उस बात को लेकर रोहित को खुशी हो रही थी,
मगर अब रोहित का लॉजिक समझने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि दरअसल रोहित उन क्लाइंट्स पर ताना कस रहा था जो लोग ऐसे हालात में गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का साथ छोड़कर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते थे। तभी रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रस्तोगी जी और चिराग की ओर देखकर कहा, ठीक है, अगर वो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम भी उन्हें मना नहीं करेंगे, मगर मुझे बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। रोहित के सवाल पर चिराग और मिस्टर रस्तोगी एक दूसरे को देखने लगे। चिराग ने रोहित को समझाते हुए कहा, सर बात दरअसल ये है कि डिमांड में तो अचानक इतनी बढ़ोतरी आ गई है, मगर हमारी ज़्यादातर कंपनीज इन सारी डिमांड को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पाएगी। अगर रॉ मटेरियल इकट्ठा कर भी लेते हैं तो हमारी मशीन कैपेसिटी तो रातों रात बढ़ाई नहीं जा सकती। इसका मतलब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि चिराग क्या कहना चाहता था। इतने बड़े बल्क ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए कंपनीज की आउटपुट बढ़ाने होंगे, और आउटपुट बढ़ाने के लिए दो तरीक़ों का इस्तेमाल किया जा सकता था। एक तो बढ़ाए गए ऑर्डर्स को आउटसोर्स करके कंपनी बाहरी भार बनवाकर मंगवाया जाए और उस पर अपने नाम का ठप्पा लगाकर आगे बेच दिया जाए, या फिर अपनी ही कंपनी के अंदर आउटपुट बढ़ाने के लिए मशीनरी लगाई जाए और रॉ मटेरियल सप्लाई किए जाएं। इस तरह से रातों रात हर कंपनी का एक्सपेंशन करना बेहद ज़्यादा मुश्किल था, और रोहित जानता था कि अगर इतने बड़े प्लांट बेस को बिजनेस के लिए मना कर दिया जाए तो यह किसी तीसरे कॉम्पिटिटर के लिए बहुत बड़े फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता था। और बिजनेस में रहकर बिजनेस में जीत हासिल करने का सिर्फ यही मतलब नहीं था कि खुद की काबिलियत को साबित करके अपनी कंपनी को सबसे पावरफुल बनाओ, बल्कि उसका एक मतलब ये भी था कि अपने कंपटीटर को अपने मुकाबले पर खड़ा करने से रोको। अगर रोहित इतने बड़े बल्क ऑर्डर को जाने देता है तो मारवा इंडस्ट्री और गुलेरिया इंडस्ट्री के बाद एक और इंडस्ट्री इन सारे ऑर्डर्स को अपने नाम करके मैदान में उतर सकती थी, और कहीं ना कहीं ये मारवा इंडस्ट्री के साथ साथ गुलेरिया इंडस्ट्री के लिए भी नुकसानदायक हो सकता था। पूरी सिचुएशन को सुनने और समझने के बाद रोहित कुछ देर तक अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़कर मन ही मन कुछ सोचता रहा। रोहित काफ़ी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। मिस्टर रस्तोगी और चिराग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रोहित इतनी गहरी सोच में क्यों था। मिस्टर रस्तोगी ने चिराग की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है चिराग सर, हमारी कंपनी से जितना हो सकता है उतना ही ऑर्डर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके ऊपर का सरप्लस ऑर्डर हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सप्लाई करने में हमने ज़रा सी भी चूक कर दी तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें चुकाना पड़ सकता है। रोहित सर की पॉलिसी और उनके उसूलों के मुताबिक अगर हम क्लाइंट को दिए गए टाइम और क्लाइंट के एक्सपेक्टेड क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा माल डिलीवर नहीं करते हैं तो हम उन्हें पूरे पैसे भी रिफ़ंड करते हैं और माल भी वापस नहीं मांगते। अगर उनकी बिज़नेस पॉलिसी को देखा जाए तो फिर हम ये सरप्लस ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हम कम से कम अपनी सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में तो ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। आपने बड़ी उम्मीद से ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, इसलिए आपको आगाह करना मेरा कर्तव्य है। सच कहूँ तो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री में मेरे कलीग इतने बड़े ऑर्डर को सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आउटपुट एक्सपेंशन के लिए भी तरह तरह के नुस्खे लगाए जा रहे हैं, मगर मैंने उन सबके इस प्रपोजल को खारिज कर दिया और इसलिए आज आपके पास आया हूँ। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैंने जो सोचा है वह सही सोचा है। मिस्टर रस्तोगी की बात सुनने के बाद रोहित ने अचानक ही अपनी जगह से उठते हुए अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले और रस्तोगी से कहा, गलत, आपने बिल्कुल गलत किया। आपने एक बार भी सोचा समझा नहीं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से हमें सारे के सारे ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। रोहित की यह बात सुनकर चिराग और मिस्टर रस्तोगी दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। चिराग आगे बढ़कर रोहित से कुछ कहने ही वाला था कि रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए मिस्टर रस्तोगी और चिराग से कहा, जितने भी ऑर्डर आए हैं मार्केट में सारे के सारे ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर लो। इससे पहले कि चिराग कुछ कहने की कोशिश करता, रोहित ने चिराग की बात काटते हुए कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जितने भी ऑर्डर्स आए हैं सारे के सारे अभी के अभी एक्सेप्ट करो। इतना बड़ा बिजनेस का मौका मिला है हमें, इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। चिराग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित भी बाकी बिजनेसमैन की तरह सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का भूखा है।
और ख़ास करके तब रोहित और चिराग दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह का बल्क ऑर्डर लेने पर आउटपुट और प्रोडक्टिविटी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता था। क्वालिटी स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते थे, प्रॉमिस की हुई डिलीवरी डेट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती थी। अचानक ही आउटपुट बढ़ाने के चक्कर में पूरे के पूरे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में केओस हो सकता था। इतनी सारी बातों को मैनेज करना काफ़ी कंफ्यूजनिंग हो सकता था और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जैसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज से पहले किसी भी दिन इस तरह का केओस नहीं हुआ था। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोग ज़्यादा करके देश के और दुनिया के टॉप मैनेजमेंट स्कूल से आया करते थे और रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ मैनेजमेंट के स्मूथ ऑपरेशन का भी कितना बड़ा हाथ होता था। मिस्टर रस्तोगी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बेहद पुराने मुलाजिम थे और वो कई सालों से वफादारी और ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाते आए थे। रोहित को इस तरह दौलत की लालच में अंधा होते हुए देखकर मिस्टर रस्तोगी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा था कि वो जो प्रस्ताव लेकर आए थे वो सुनकर रोहित शायद खुश होगा, मगर रोहित ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो गया था, ये बात वो जानते नहीं थे। रोहित की बात सुनने के बाद मिस्टर रस्तोगी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा सर, इस कंपनी में वही होगा जो आप कहेंगे। आप कहते हैं कि सारे ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर लेने चाहिए तो ऐसा हो जाएगा, मगर हाँ, साथ ही साथ मैं इस इंडस्ट्री के साथ अपना एसोसिएशन ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इतना बड़ा सरप्लस ऑर्डर एक्सेप्ट करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। देयर विल बी कंप्लीट काओस इन द मार्केट। रोहित बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए मिस्टर रस्तोगी की बात सुनता रहा। मिस्टर रस्तोगी ने अपना सर तो झुका लिया था, मगर उनके मन में रोहित के लिए इतने सालों से जो इज्जत थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी। मिस्टर रस्तोगी ने गहरी सांस लेते हुए रोहित से कहा, सर, इतने सालों तक मैं समझता था कि आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन में से एक हैं, जो प्रॉफिट भी करना जानते हैं और साथ ही साथ अपने साथ काम करने वाले लोगों की और अपने क्लाइंट्स की इमोशंस को भी समझते हैं। मगर मैं नहीं जानता था कि आपके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही है, और वह है। इससे पहले मिस्टर रस्तोगी अपनी बात पूरी कर पाते, अचानक मिस्टर रस्तोगी के कानों पर रोहित की तेज़ आवाज़ पड़ी। रोहित ने कहा, गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की बर्बादी। रोहित की यह बात सुनकर मिस्टर रस्तोगी और चिराग हैरान होकर रोहित को देखने लगे। चिराग मेहता को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। चिराग काफ़ी सालों से रोहित के साथ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में रोहित का सेक्रेटरी बनकर रह रहा था, मगर आज तक चिराग ने रोहित का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। वो रोहित की बात सुनकर हैरानी में पड़ गया। क्या सचमुच रोहित गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की बर्बादी चाहता था और इतने सालों तक आकाश का दोस्त बनने का ढोंग कर रहा था? रोहित की बात सुनने के बाद मिस्टर रस्तोगी और चिराग हैरान होकर मन ही मन ये सारी बातें सोचने लगे थे। तभी अचानक रोहित ने अपनी दोनों आंखें मसलते हुए कहा, तुम लोग क्या समझते हो? ये सरप्लस ऑर्डर अपने नाम करके मैं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहता हूँ? तो नहीं, मैं उसे बर्बाद होने से रोकना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही मिस्टर रस्तोगी और चिराग दोनों हैरान हो गए। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल लिए और धीरे धीरे अपने कैबिन में बनी खिड़की की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। रोहित ने अचानक ही अपनी जेब से सिगार निकाली और सिगार को मुंह में रखकर सिगार को लाइट कर दी। चिराग रोहित को ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो गया। चिराग के सामने रोहित ने इससे पहले सिगार बहुत कम बार पी थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि आज तक रोहित ने कभी भी अपने ऑफिस में अपने कैबिन में सिगार नहीं जलाई थी। अपने मुंह से सिगार का धुआं छोड़ते हुए रोहित ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, चिराग, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस के उन पहलुओं को देखो जिन पहलू पर लोगों की नज़र नहीं पड़ती। अगर तुम किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो तो सबसे पहले ये सोचो कि तुम उसे नुकसान किस तरह पहुंचा सकते हो, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किसी इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान किस तरह पहुंचा सकते हो, तभी तुम उसे दरअसल अच्छी तरह से जान पाते हो और उसे बचाने में उसकी मदद कर सकते हो। इस वक्त बाज़ार में सारे के सारे क्लाइंट्स गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से अपना नाता तोड़कर हमसे जुड़ना चाहते हैं, मगर मैं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को इतनी आसानी से डूबने नहीं दूंगा। आकाश मेरा दोस्त था, भले ही बिजनेस में हम कंपटीटर्स थे,
पिछले कुछ महीनों में आकाश मुझे भारी टक्कर देकर हमारी इंडस्ट्री से आगे भी निकल गया था। हाँ, आकाश अगर जिंदा होता तो मैं उसे कांटे की टक्कर देता। ये सारे सरप्लस ऑर्डर उसे छीनने के लिए तरह तरह के दांव भी खेलता, मगर आज आकाश हमारे बीच मौजूद नहीं है। मुझे इस बात का बेहद दुख है और इसलिए एक दोस्त होने के नाते अब मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि आकाश की डूबती हुई कंपनी को मैं किसी तरह से बचाऊं। मेरे दोस्त ने जो सपना देखा था उसे साकार करने में अब मुझे उसकी मदद करनी होगी। चिराग और मिस्टर रस्तोगी दोनों हैरान थे कि आखिर रोहित सर सरप्लस ऑर्डर अपने नाम करके आकाश की मदद कैसे करना चाहता था। रोहित ने सिगार का धुआं मुंह से छोड़ते हुए चिराग की ओर पलट कर देखा और कहा, चिराग, मुझे बताओ कि अक्सर ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि अगर हमें ऑर्डर मिल जाता है तो हम उस सरप्लस ऑर्डर को पूरा करने के लिए क्या करते हैं। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद चिराग ने कहा, हम ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर देते हैं और फिर क्वालिटी चेक अपनी कंपनी में करवाने के बाद प्रोडक्ट्स पर अपनी कंपनी का ठप्पा लगाकर आगे बेच देते हैं। रोहित ने सिगार अपने मुंह में डाली और धीरे धीरे अपने कदम चिराग की ओर आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, बस इस बार भी हमें यही करना है, मगर इस बार इस प्लान में एक छोटा सा ट्विस्ट है। चिराग और मिस्टर रस्तोगी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित कहना क्या चाहता था। सरप्लस ऑर्डर अपने नाम करके उसे आउटसोर्स करके वो गुलेरिया कंपनी की कैसे मदद कर सकता था। रोहित ने फिर से अपने मुंह से सिगार का धुआं छोड़ते हुए चिराग से कहा, इस बार कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि हम गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से निकले हुए क्लाइंट्स का ऑर्डर तो एक्सेप्ट करेंगे, मगर उनका ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स बाज़ार में किसी और को नहीं बल्कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को ही देंगे। रोहित की ये बात सुनकर चिराग दंग रह गया। रोहित का ये मास्टर स्ट्रोक सुनकर चिराग के होश उड़ गए और साथ ही साथ मिस्टर रस्तोगी के चेहरे से जो खुशी गायब हो चुकी थी वह वापस लौट आई थी। मिस्टर रस्तोगी को अब यकीन हो चुका था कि उनके बॉस बिल्कुल बदले नहीं थे। वो वही इंसान थे जो आज भी लोगों की इज्जत करना जानते थे और बिजनेस की कूटनीतियों को भी अच्छी तरह से समझ सकते थे। रोहित का ये मास्टर स्ट्रोक सुनने के बाद मिस्टर रस्तोगी ने टेबल पर रखी हुई फाइल फिर से अपने हाथ में पकड़ ली और कहा, सर, अब मेरी समझ में आया कि आप इतनी कम उम्र में भी इतने सक्सेसफुल क्यों हैं। क्योंकि हम लोग जहाँ पर बात सोचना छोड़ देते हैं वहीं से आप बातें समझना शुरू करते हैं। बिजनेस के साथ साथ दोस्ती निभाना कोई आपसे सीखे। रोहित मारवा ने अपना एक हाथ चिराग के कंधे पर रखकर कहा, दोस्त अगर दुनिया में नहीं रहा तो क्या हुआ, दोस्ती तो हमेशा रहेगी। हाँ, इस ट्रांजैक्शन में छोटे मोटे खर्चे होंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग वगैरह वगैरह। हो सकता है कि हमारी कंपनियों को छोटा सा नुकसान उठाना पड़ सके। दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हमारे छोटे मोटे नुकसान के बदले में गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को अगर डूबने से बचाया जा सकता है तो फिर ये नुकसान तो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। चिराग भी रोहित की यह बात सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। चिराग के दिल में रोहित के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। चिराग और मिस्टर रस्तोगी को सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद रोहित ने चिराग से कहा, चलो मैं तो कुछ ही देर के लिए ऑफिस आया था, अब तुम सब कुछ अच्छी तरह से संभाल रहे हो तो मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस आने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित की यह बात सुनते ही चिराग के चेहरे पर मायूसी छा गई। चिराग अच्छी तरह से जानता था कि रोहित के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही थी। अनिका की कंडीशन को लेकर चिराग भी काफ़ी परेशान था और वो अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त जो रोहित उसके सामने मुस्कुरा रहा था असल में उसकी क्या हालत थी। चिराग ने धीरे धीरे से अपनी नज़रें उठाकर रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मगर आपकी तरह इस कंपनी को नहीं चला सकता। आपके परिवार को इस वक्त आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मगर बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द अनिका मैडम बिल्कुल ठीक हो जाएं और आप दोबारा अपनी पोजीशन पर लौट आएँ। क्योंकि ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर लौट आएगी और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री 2nd नंबर पर। रोहित ने अपना सर झुकाकर चिराग की पीठ थपथपाते हुए कहा, मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को किस तरह से नंबर 1 पोजीशन पर लेकर आना है, इसके लिए हमें बेहतर बिजनेस प्लानिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और ना कि अपने कंपटीटर की ऐसी हालत का फ़ायदा उठाकर उसके क्लाइंट्स को छीनने की।
और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी गैर हाजिरी में तुम अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से मारवा इंडस्ट्री को दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। चिराग को सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद रोहित अपनी कैबिन से बाहर निकल गया। रोहित मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के हेड ऑफिस से निकलकर सीधा घर लौटने के लिए अपनी कार में बैठ गया। खिड़की से बाहर झांक कर रहे रोहित को पता नहीं चला कि कब उसकी आंखें बंद हो गई और कब वो गहरी नींद में सो गया। अचानक रोहित के कानों पर उसके ड्राइवर की आवाज़ पड़ी। ड्राइवर ने रोहित को जगाते हुए कहा, सर सर जाग जाइए सर, घर आ गया सर। ड्राइवर भी अच्छी तरह से जानता था कि पिछले कई दिनों से रोहित कितने टेंशन से गुजर रहा था, वरना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रोहित कार में बैठे हुए गहरी नींद में इस तरह सो गया था। रोहित हमेशा ही कंप्यूटर या अपने टेलीफोन पर किसी न किसी के साथ बात करता हुआ नजर आता था, मगर उस ड्राइवर ने इतने साल की नौकरी में पहली बार देखा था जब रोहित बैक सीट पर गहरी नींद में सो गया था। रोहित जैसे ही अपनी कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगा, रोहित ने देखा कि राजलक्ष्मी की कार भी मारवा हाउस के मेन गेट से एंटर हो रही थी। राजलक्ष्मी खुद ही तेजी से कार ड्राइव करके मारवा हाउस के मेन गेट की ओर आ रही थी। राजलक्ष्मी को इतनी जल्दी आते हुए देखकर रोहित वहीं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रोहित को लगा कि राजलक्ष्मी जरूर कोई ऐसी खास खबर लेकर आई थी जो अनीका से जुड़ी थी। राजलक्ष्मी ने मारवा हाउस के सामने आते ही जोर से ब्रेक मारी। राजलक्ष्मी रोहित को देखकर जल्दी से अपनी कार से उतरी और हाथों में कुछ फाइल्स लेकर रोहित के पास आई। रोहित ने राजलक्ष्मी को इस तरह से आते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ राजलक्ष्मी, इतनी सारी फाइलें लेकर क्यों आई हो? राजलक्ष्मी ने वो फाइल रोहित की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, सर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस आया है हमारे हॉस्पिटल में। एक 65 साल के इंसान को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उसे बचाना बेहद मुश्किल है। अब उसे बचाने के लिए एक सर्जरी करनी होगी। सर्जरी के बिना उनका बचना नामुमकिन है और मैंने सारे सीनियर डॉक्टर्स को उनकी रिपोर्ट भेजी है। वो सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि 65 साल की उम्र होने की वजह से उनके शरीर में अब वो ताकत नहीं रही कि वो इतना मैसिव ब्रेन स्ट्रोक सह सके, और सर्जरी के बाद भी उनके बचने के चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी इंजरीज़ में कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर एक छोटी सी भी चूक हो जाती है तो पेशेंट का बचना नामुमकिन हो जाता है और फिर सारा का सारा इल्ज़ाम डॉक्टर पर लगा दिया जाता है। इसलिए डॉक्टर्स भी आजकल ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हाथ में डालने से कतराते हैं, और इन बुजुर्ग के केस में भी ऐसा ही हुआ है। ज़्यादातर डॉक्टर्स इनके केस में हाथ नहीं डालना चाहते, मगर सभी सीनियर डॉक्टर्स बस एक ही बात कह रहे हैं, इस पेशेंट को बचाने के लिए अगर कोई एक डॉक्टर काबिल है तो वो है सिर्फ डॉक्टर अमृता। राजलक्ष्मी की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। रोहित ने राजलक्ष्मी की ओर कुछ देर हैरानी से देखा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो राजलक्ष्मी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अनीका की हालत इस वक्त कैसी है। अरे उसे तो खुद का नाम भी नहीं पता, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि ऐसी हालत में अनीका जाकर उस पेशेंट की सर्जरी करे? तुम जानती हो ना उस पेशेंट के लिए कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, और मैं भी कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ। अरे रिस्क तो तब होगा जब अनीका ऐसा कुछ करेगी। अनीका तो घर से बाहर अकेली नहीं निकल सकती, वो सर्जरी कैसे कर सकती है किसी की? क्या तुम जानती नहीं कि अनीका सब कुछ भूल गई है? रोहित की बात सुनते ही राजलक्ष्मी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए रोहित की ओर देखा और कहा, सर यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। वो सब कुछ भूल चुकी है, मगर कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं भूली है। राजलक्ष्मी की बात सुनकर रोहित हैरान होकर राजलक्ष्मी को देखता रहा। राजलक्ष्मी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर मेरा मतलब है मैडम अपनी भाषा नहीं भूली, वो चलना नहीं भूली, वो सांस लेना नहीं भूली। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि राजलक्ष्मी उससे क्या कहना चाहती थी। इससे पहले कि रोहित राजलक्ष्मी की इस बात का कोई जवाब देता, राजलक्ष्मी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैडम की याददाश्त चली गई है, मगर जो बातें मैडम के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हैं वो वैसी की वैसी हैं। जैसा कि डॉक्टर शेट्टी ने समझाया था, चलना फिरना बोलना, मैडम ये सब कुछ नहीं भूली। मेरा मतलब है कि अगर मैडम रास्ते में चल रही हो और अचानक ही मैडम के सामने कोई आदमी आकर उन पर पत्थर फेंके, तो उस पत्थर से बचने के लिए मैडम उस पत्थर को रोकने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये रिएक्शन और ये बातें मैडम के सबकॉन्शियस माइंड में फीड हैं। हमें बस मैडम के सबकॉन्शियस माइंड को इतना जगाना है कि मैडम का सबकॉन्शियस माइंड
मैडम को अपने अतीत के साथ जोड़ सके। राजलक्ष्मी की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद अचानक ही रोहित के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। रोहित की आंखों में अब उम्मीद दिखाई देने लगी थी। रोहित ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि अनिका की याददाश्त लौटाने का कोई तरीका तुम्हें मिला है? राजलक्ष्मी की बातों से रोहित के चेहरे की हैरानी बढ़ती जा रही थी। रोहित का इतना परेशान देखकर राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, सर मैं इस बात को लेकर श्योर तो नहीं हूँ, मगर मैं सिर्फ ये केस स्टडी देख कर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैडम एक बार ये केस स्टडी पढ़ें। अगर केस स्टडी को पढ़ने के बाद मैडम का दिमाग रिएक्ट करने लगता है तो हो सकता है कि मैडम अपनी बीती ज़िंदगी के साथ वापस जुड़ सकती हैं। हो सकता है कि मैडम की डॉक्टरी की पढ़ाई ही उन्हें अपने अतीत के साथ जोड़ सके। और अगर पेशेंट के नसीब में ज़िंदगी लिखी है तो मैडम के अंदर छुपी डॉक्टर अमृता फिर से जाग जाएंगी और इस पेशेंट को ज़रूर बचा लेंगी। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि ऐसा होना तो नामुमकिन था, मगर रोहित अनिका को अपने अतीत से जोड़ने के लिए कोई कदम पीछे नहीं हटना चाहता था। अनिका को अगर सब कुछ याद आ जाता है तो वो पेशेंट का ऑपरेशन कर सकती थी, और अगर अनिका पेशेंट की केस हिस्ट्री पढ़ने के बावजूद ये याद नहीं कर पाती कि वो एक डॉक्टर थी, तो इससे पेशेंट का नसीब और साथ साथ रोहित की बदकिस्मती समझा जा सकता था। रोहित के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए राजलक्ष्मी के हाथों में जो फाइल थी उसे अपने हाथ में लेते हुए रोहित ने राजलक्ष्मी से कहा, चलो कोशिश करके देखते हैं। रोहित और राजलक्ष्मी दोनों मारवा हाउस में दाखिल हुए। टेरेस गार्डन से लौटने के बाद आयशा ने तीनों बच्चों को और अनिका को खाना खिला दिया था, और अब बच्चे लिविंग रूम में बैठकर अनिका के साथ ज़िंदगी से जुड़ी बीती बातें शेयर कर रहे थे। कभी अनिका बच्चों की बातों को सुनकर हंसने लगती तो कभी अनिका को काफ़ी हैरानी होती थी। अनिका ये सोच सोच कर ज़्यादा हैरान हो रही थी कि इतनी प्यारी और इतनी सारी बातें अनिका की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई थी, मगर अनिका को इनमें से कोई बात ही याद नहीं थी। अनिका का परिवार पिछले कुछ सालों में कई अप्स एंड डाउन से गुजर चुका था, मगर अनिका को कुछ भी याद नहीं था। यहाँ तक कि बच्चों ने अनिका को यह भी बताया था कि वो डॉक्टर अमृता बनकर पूरी दुनिया में कितनी मशहूर थी और उसने कितने कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व करके कितने लोगों की जान बचाई थी। अनिका ये सब कुछ सुनकर काफ़ी हैरान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी प्रभावशाली लाइफ होने के बावजूद अचानक उसके साथ एक दिन ऐसा क्या हुआ था कि वो अपनी बीती ज़िंदगी की हर बात भूल गई। राजलक्ष्मी जो अनिका और बच्चों के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी, उसे भी कहीं ना कहीं इसी पल का इंतज़ार था। राजलक्ष्मी जो प्लानिंग लेकर आई थी, कहीं ना कहीं बच्चों ने वो काम पहले से शुरू कर दिया था, इसलिए राजलक्ष्मी की प्लानिंग को एग्जीक्यूटिव कराना अब राजलक्ष्मी के लिए ज़्यादा आसान हो गया था। रोहित के हाथों से फाइल अपने हाथ में लेते हुए राजलक्ष्मी अनिका के पास जाकर बैठ गईं और कहने लगी, मैडम आज तो हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा केस आया है जिसकी जान सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। राजलक्ष्मी की बात सुनकर अनिका खामोश रही, मगर हैरानी से राजलक्ष्मी की ओर देखती रही। राजलक्ष्मी ने अनिका को फाइल पकड़ाते हुए कहा, मैडम देखिए ना, ये एक 65 साल के आदमी का केस है। उसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, मगर उनकी सर्जरी करना बेहद ज़रूरी है। सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। आप ये सारे रिपोर्ट देखकर बताइए ना कि उन्हें बचाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राजलक्ष्मी उससे ये सवाल क्यों पूछ रही थी। अनिका को खुद का नाम नहीं पता था, फिर वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कैसे सॉल्व कर सकती थी। राजलक्ष्मी ने अनिका को पूरा केस समझाते हुए कहा, दरअसल इस पेशेंट की एक पत्नी है जो 60 साल की है। इस दुनिया में इन दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इनकी पत्नी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। इनके ना तो कोई बच्चे हैं और ना ही कोई रिश्तेदार। ये दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। ज़रा आप सोचिए, एक इंसान के साथ जब दूसरे इंसान की ज़िंदगी जुड़ी हो तो हमारी जिम्मेदारी भी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। राजलक्ष्मी की पूरी बात सुनने के बाद अनिका बच्चों की ओर देखने लगी। बच्चे भी बड़ी उम्मीद से अपनी माँ को देख रहे थे। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो राजलक्ष्मी को क्या जवाब दें। अनिका ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, मगर मैं। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो आगे क्या कहे। अनिका के चेहरे पर कन्फ्यूज़न देखकर राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, मगर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप एक बार इस पेशेंट की फ़ाइल को पढ़िए।
हो सकता है कि आपको फाइल पढ़ने के बाद कुछ याद आ जाए। राजलक्ष्मी की बात सुनने के बाद अनिका कुछ देर तक हैरानी से राजलक्ष्मी और बच्चों को देखती रही। बच्चे भी बड़ी उम्मीद से अपनी माँ की ओर देख रहे थे। तभी नन्ही सी रिया ने अनिका का एक हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मा प्लीज़ गिव इट ए ट्राई, प्लीज़ मम्मा हमारे लिए। अलेक्जेंडर और आर्यन भी बड़े ही प्यार से अनिका को देख रहे थे, जैसे कि आंखों ही आंखों से वो अनिका को कह रहे थे कि अनिका को एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अनिका भी समझ नहीं पा रही थी कि वो इन सबकी उम्मीदों पर खरी कैसे उतरे, मगर अनिका भी जानती थी कि अगर वो अपनी पिछली ज़िंदगी से जुड़ना चाहती थी तो कहीं ना कहीं उसे शुरुआत भी करनी थी। और जैसा कि बच्चों ने अनिका को बताया था कि वो इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की कितनी सफल डॉक्टरों में से एक थी, तो अनिका को भी इस बात पर ताज्जुब हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो चुका था, फिर भी उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। अनिका ने धीरे से वो फाइल खोली और फाइल में लिखी बातों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। अनिका को फाइल में लिखे ज़्यादातर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। अनिका के सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ वही शब्द अब मौजूद थे जो ज़्यादातर बचपन में सिखाए जाते थे, जो इंसान के जहन के अंदर बस चुके थे, मगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो डेली ज़िंदगी में काफ़ी कम इस्तेमाल होती थी, वह सारे शब्द अनिका की समझ के बाहर थे। अनिका के लिए उस पेशेंट की फ़ाइल पढ़ना बेहद मुश्किल था। स्कैन की रिपोर्ट्स, बाकी सारे ब्लड टेस्ट वगैरह पढ़ना तो अनिका के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। कुछ देर तक फाइल को पढ़ने की कोशिश करने के बाद अनिका के चेहरे पर परेशानी और हैरानी बढ़ती जा रही थी। अनिका के माथे से पसीना बहने लगा था। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका को किसी ने ऐसा कोई टास्क दे दिया था जिसे पूरा करना उसके लिए इम्पॉसिबल था, मगर उस टास्क से अपने कदम पीछे लेना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। अनिका ने तीनों बच्चों की ओर देखकर कहा, मैं इसे नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है। अनिका के चेहरे का कन्फ्यूज़न अब उदासी में बदलने लगा था। अनिका की हालत देखकर तीनों बच्चों को अपनी माँ पर काफ़ी ज़्यादा दया आने लगी। तभी अनिका के गालों पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए रिया ने कहा, मम्मा डोंट वरी, अगर आपको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता तो किताबें रख दीजिए। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों की ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रिया ऐसा क्यों कह रही थी। रिया के सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, ये किताब नहीं है बल्कि फ़ाइल है, और वो भी किसी पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अभी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें अब काफ़ी मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी। तुम मम्मा की हालत में अपने आप को देख रही हो और इसलिए यह सब कह रही हो। तभी आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। अनिका अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान लग रही थी। तभी अलेक्जेंडर ने अनिका से कहा, मम्मा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आपको इसमें से कोई शब्द समझ में नहीं आते, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आते, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल के ज़माने में ये इंटरनेट ही हम सबका सबसे अच्छा टीचर है। आपको इसमें से जो भी शब्द नहीं समझ में आते, जो भी बातें नहीं समझ में आती, आप इंटरनेट पर उन बातों का मतलब जान सकती हैं। ये देखिए। ये कहते हुए अलेक्जेंडर ने अपनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अनिका से कहा, ये देखिए मम्मा, आप यहाँ पर ऐसे क्लिक करके आपको जो चाहिए वो चीज़ यहाँ पर टाइप कर सकती हैं, और देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर सीधे और सरल शब्दों में आपको हर बात यहाँ पर समझ आ जाएगी। अलेक्जेंडर की इस बात से अनिका के चेहरे की परेशानी अब काफ़ी बड़े सरप्राइज़ में बदल गई। अनिका ने बड़े ही ध्यान से अलेक्जेंडर का मोबाइल फ़ोन अपने हाथों में लिया और बड़े ही गौर से मोबाइल स्क्रीन पर देखने लगी। ये वक्त अनिका के लिए किसी जादुई चमत्कार से कम नहीं था। जो बातें इंसान का दिमाग नहीं समझ पा रहा था, वो सारी बातें एक छोटा सा यंत्र कैसे समझ सकता था। यह बात अब अनिका के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी। देखते ही देखते अनिका उस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ टाइप करके अलग अलग बातें पढ़ने की कोशिश करने लगी। अनिका कभी फाइल में देखती तो कभी मोबाइल में कुछ टाइप करके मोबाइल स्क्रीन पर नज़रें गाड़ कर बैठ जाती। अनिका के आसपास खड़े लोग बड़े ही हैरानी से अनिका की ऐसी हरकत को देखने लगे। अनिका क्या करना चाहती थी, अब ये बात राजलक्ष्मी की भी समझ के बाहर थी। जब राजलक्ष्मी ने अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए, तब रोहित ने इशारे से राजलक्ष्मी को रोक लिया। रोहित ने राजलक्ष्मी के पास जाकर धीमी आवाज़ में कहा, वो जो कुछ भी करना चाहती है उसे करने दो,
देखते हैं अनिका की यह उत्सुकता उसे कहाँ तक ले जाती है। देखते ही देखते 15 मिनट और फिर 1 घंटे से 2 घंटे बीत गए। अनिका कभी फाइल में देखती तो कभी मोबाइल में कुछ टाइप करके इंटरनेट पर कुछ पढ़ती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टूडेंट MBBS के आखिरी साल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। कुछ देर बाद अनिका काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी, मगर अनिका अपनी इस नई स्टडी में बाधा नहीं डालना चाहती थी। अनिका की परेशानी समझते हुए आर्यन ने अनिका से कहा, आइए मम्मा, आप इस मोबाइल फ़ोन की जगह पर इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कीजिए। कुछ ही मिनटों में अनिका ने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया। अनिका जितनी तेज़ी से गैजेट्स को ऑपरेट करना सीख रही थी, वो देखकर आयशा, रोहित और राजलक्ष्मी काफ़ी हैरान हो गए। तभी रिया ने राजलक्ष्मी, रोहित और आयशा के पास आकर कहा, आप लोग जाकर आराम कीजिए। जिस तरह हमारी एग्ज़ाम होती है, हम रात में पढ़ते हैं, तब मम्मा रात रात भर जागती हैं। आज उसी तरह जब मम्मा पढ़ाई कर रही हैं, तब हम तीनों भी जागेंगे। आप मम्मा की बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, लेकिन आप लोग जाकर आराम कीजिए। बच्चों की यह बात सुनकर आयशा दंग रह गई। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बच्चे कहना क्या चाहते थे, और अनिका को क्या इस तरह से इस वक्त किसी पेशेंट की रिपोर्ट देना और उसे स्टडी करने के लिए कहना ठीक था या नहीं, यह भी वो नहीं जानती थी। मगर रोहित और राजलक्ष्मी को देखकर आयशा को भी एहसास हुआ था कि इस वक्त अनिका की याददाश्त वापस लाने के लिए अगर कोई भी नुस्खा काम आता है तो आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। बड़ों के साथ कुछ देर बात करने के बाद बच्चे अनिका को रिया के बेडरूम में ले गए। अनिका रिया के बेडरूम में एक कोने में एक कंप्यूटर पर बैठ गई। एक के बाद एक अनिका ने रिपोर्ट की फाइल के पन्ने पलटते हुए पूरे केस को स्टडी करना शुरू किया। बच्चे अनिका को इस तरह पढ़ाई करता हुआ देखकर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। तभी रिया ने अपने दोनों भाइयों के कंधों पर हाथ रखकर कहा, देख लेना, मम्मा ज़रूर पास हो जाएंगी। गाइस, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रात काफ़ी हो चुकी थी, मगर बच्चे बड़ी ही हैरानी से अपनी मम्मा को स्टडी करते हुए देख रहे थे। अनिका घंटों तक चेहरे पर जुनून के साथ पेशेंट के केस को समझने की कोशिश कर रही थी। अनिका काफ़ी जुनून से हर पन्ने को पलट पलट कर बार बार कंप्यूटर में देखकर कुछ समझने की कोशिश करती थी। तीनों बच्चे वैसे तो बड़ी ही हैरानी से अपनी मम्मा को देख रहे थे, मगर बीच बीच में नन्ही सी रिया को झपकियाँ आने लगी थी। इसलिए अलेक्जेंडर ने रिया को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में उठाया और धीरे धीरे रिया के कंधे पर थपकियाँ देकर उसे सुलाने लगा। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी मम्मा कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक सुपर वुमन थी। वो जब भी जो भी काम करती थी, उस काम में हमेशा ही सबसे आगे रहती थी, चाहे वो मोटर ड्राइविंग हो या फिर कराटे हो या फिर पढ़ाई लिखाई ही क्यों ना हो। अनिका अगर कोई काम ठान ले तो उसमें वो महारत ज़रूर हासिल कर लेती थी। अनिका को इतने जुनून से काम करता हुआ देखकर अलेक्जेंडर ने आर्यन के कानों के पास आकर धीमी आवाज़ में कहा, क्या लगता है तुम्हें मम्मा को इतना काम करने देना चाहिए? मुझे लगता है हमें उन्हें कहना चाहिए कि बस कीजिए मम्मा और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद आर्यन मन ही मन कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद आर्यन ने अलेक्जेंडर की ओर देखा और धीमी फुसफुसाती हुई आवाज़ में कहा, मम्मा को देखकर मुझे लग रहा है कि मम्मा किसी मिशन पर हैं। अब तक मम्मा भी एक बात अच्छी तरह से जान चुकी हैं कि उनका एक पास्ट था, एक पिछली ज़िंदगी थी, और पिछली ज़िंदगी से फिर से जुड़ने के लिए उन्हें अपनी पिछली ज़िंदगी की हर चीज़ से जुड़ना होगा। मुझे लगता है आज हमें मम्मा को रोकना नहीं चाहिए। देखते हैं क्या मम्मा के अंदर छिपा हुआ सर्जन अपने आप को ढूंढ सकता है या नहीं। देखते ही देखते घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बीतते गए। सुबह के 6 बजने वाले थे। आर्यन और अलेक्जेंडर एक दूसरे के कंधे पर अपना सर रखकर सो गए थे। तीनों बच्चे अपनी ही जगह पर एक दूसरे का सहारा लेकर गहरी नींद में सो गए थे।
अनिका जो हमेशा पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा सोती थी और बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में खो जाती थी, उस अनिका की आंखों में अब नींद दिखाई नहीं दे रही थी। सुबह के 6 बजने वाले थे, मगर अनिका की आंखें पूरी तरह से चमक रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी में अनिका की आंखें और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मगर उन खूबसूरत आंखों में एक मिशन नज़र आ रहा था। एक ऐसा मिशन जो किसी की ज़िंदगी बचा सकता था, तो किसी को अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को जोड़ने में मदद कर सकता था। जब सुबह के 8 बजे तब अचानक बेडरूम के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। तीनों बच्चे झटक से जाग गए। नन्ही सी रिया दौड़कर दरवाजे के पास गई। जब रिया ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा राजलक्ष्मी और रोहित बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़े थे। दरवाज़ा खुलते ही राजलक्ष्मी और रोहित कमरे के अंदर दाखिल हुए। दोनों ये देखकर हैरान हो गई कि अनिका अभी भी कंप्यूटर पर बैठी पेशेंट के केस को स्टडी कर रही थी। राजलक्ष्मी और रोहित दोनों ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गए। राजलक्ष्मी ने जैसे ही देखा कि अनिका अब तक जाग रही है, तब राजलक्ष्मी तेजी से अनिका के पास गई और अनिका से कहा, मैडम ये आप क्या कर रही हैं? क्या अब तक आप सोई नहीं? जब राजलक्ष्मी ने यह बात कही तब अनिका ने राजलक्ष्मी की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अनिका का ध्यान पूरी तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर था। ऐसा लग रहा था कि अनिका ने राजलक्ष्मी की बात सुनी ही नहीं थी। राजलक्ष्मी और रोहित दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और झटके से उसे हिलाया। जैसे ही रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा, एक झटके से जैसे अनिका होश में आई थी। कंप्यूटर स्क्रीन से अपना ध्यान हटाते हुए अनिका ने अपने अगल बगल में राजलक्ष्मी और रोहित की ओर देखा। रोहित ने जब अनिका से पूछा कि क्या वह पूरी रात सोई नहीं थी, तब अनिका कुछ देर तक हैरानी से रोहित को देखने लगी। फिर रोहित की बात को इग्नोर करते हुए अनिका ने मुड़कर राजलक्ष्मी की ओर देखा और कहा, इस पेशेंट को बचाया जा सकता है। जैसे ही अनिका ने ये बात कही, राजलक्ष्मी हैरान हो गई। अनिका की बात सुनते ही तीनों बच्चों के चेहरे की नींद पूरी तरह से गायब हो गई। रोहित के चेहरे पर भी अब उम्मीद दिखाई देने लगी थी। तीनों बच्चे तेजी से चलकर अपनी मम्मा के पास आए और बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से अपनी माँ को देखने लगे। रिया ने अनिका का एक हाथ पकड़कर पूछा, मम्मा क्या आपको सब कुछ याद आ गया? इस पेशेंट की जान को कैसे बचाना है? ये अगर आपको याद आया है तो आपको ये भी ज़रूर याद आया होगा कि आप डॉक्टर अमृता हैं, और आपको ये भी याद आ गया होगा कि आप कौन हैं। आप हमें पहचानती हैं ना मम्मा? इज़ माई मम्मा बैक नाउ? रिया के इस मासूम सवाल को सुनकर अनिका के चेहरे की चमक फिर से थोड़ी कम हो गई। अनिका ने रिया के कंधे पर प्यार से हाथ रखा। अलेक्जेंडर और आर्यन भी बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देख रहे थे। तीनों बच्चों के मन में बस अब एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी मम्मा अब जल्द से जल्द उन्हें पहले की तरह पहचान कर उन्हें वही प्यार और ममता दे जो तीनों बच्चे पिछले कई दिनों से मिस कर रहे थे। रिया के कंधे पर प्यार से हाथ फेरते हुए अनिका ने कहा, आई एम सॉरी बेटा, मुझे अभी मेरी पिछली ज़िंदगी तो याद नहीं आई, मगर हाँ, मैंने पिछली रात इस पेशेंट की फ़ाइल पढ़कर काफ़ी सारी रिसर्च की है, जिससे मैं ये बता सकती हूँ कि इस पेशेंट को कैसे बचाया जा सकता है। अनिका की बात सुनकर रोहित और राजलक्ष्मी दंग रह गए। राजलक्ष्मी ने अनिका के पास आते हुए कहा, मैडम ये आप क्या कह रही हैं? अगर आपको अपनी पिछली ज़िंदगी याद नहीं आई है तो आप इस पेशेंट को बचाने की बात कैसे कर सकती हैं? अनिका ने राजलक्ष्मी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर खींचते हुए कहा, पेशेंट को बचाया जा सकता है। हालांकि ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इस पेशेंट को बचाना नामुमकिन नहीं है। अनिका की बात ने कमरे में खड़े सभी लोगों को दंग कर दिया था। राजलक्ष्मी के चेहरे पर कन्फ्यूजन साफ नज़र आ रहा था। राजलक्ष्मी ने अनिका से पूछा, मैडम यह आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको ये याद नहीं है कि आप एक डॉक्टर हैं, तो फिर आपको मेडिकल स्किल्स के बारे में कैसे पता चल सकता है? तभी अनिका ने राजलक्ष्मी को समझाते हुए कहा, क्योंकि मैंने पिछली रात ही इस केस के बारे में सब कुछ समझ लिया है, और जो बातें मुझे नहीं समझ में आ रही थी वो मैंने इस कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए समझ ली हैं। राजलक्ष्मी की समझ में नहीं आ रहा था कि कोई एक रात में इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की टेक्निक कैसे सीख सकता था। जो बातें सीखने के लिए किसी भी सर्जन को कई साल लग जाते हैं, उस सर्जरी और ट्रीटमेंट के बारे में कोई एक रात में कैसे जान सकता था। जब राजलक्ष्मी के चेहरे पर काफ़ी हैरानी नज़र आ रही थी, तभी अचानक रोहित के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी।
रोहित को याद आया कि अनिका के खून में भी 16 पावर ड्रग अभी भी दौड़ रहा था। अनिका बाकी लोगों से काफ़ी अलग थी। बाकी लोगों को जो बातें सीखने के लिए सालों लग जाते थे, अनिका महज कुछ घंटों में ही वो बातें सीख लेती थी। अनिका की याददाश्त चली गई थी, मगर अनिका के शरीर में बह रहा खून अभी भी वही था, और इसका मतलब साफ था कि अनिका की सारी शक्तियाँ अभी भी वही थी जो याददाश्त जाने से पहले थी। और इसका मतलब यह था कि अनिका ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को कैसे सक्सेसफुली पूरा करना है, ये बात महज एक रात में सीख ली थी। सर्जरी में आने वाली कॉम्प्लिकेशंस और सर्जरी करने की सारी स्किल्स अनिका ने सिर्फ एक ही रात में सीख ली थी। ये बात रोहित की तो समझ में आ गई थी, मगर राजलक्ष्मी की समझ में अभी भी ये बात नहीं आ रही थी कि कोई इंसान एक रात में इतनी मुश्किल सर्जरी को अंजाम कैसे दे सकता है। राजलक्ष्मी के चेहरे पर कन्फ्यूजन देखकर अनिका ने राजलक्ष्मी को समझाते हुए कहा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पेशेंट को डायबिटीज़ है। पेशेंट की उम्र भी 65 साल की हो चुकी है। इसलिए सर्जरी करते वक्त हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि सर्जरी करते वक्त उनका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहे। डायबिटीज़ होने के कारण उनकी काफ़ी नसें कमज़ोर पड़ चुकी हैं। उन्हें जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उसका एक बड़ा कारण उनकी डायबिटीज़ भी है, इसलिए सबसे पहले उनके डायबिटीज़ को कंट्रोल करो। अनिका की बातें सुनकर राजलक्ष्मी दंग रह गई। अनिका एक एक करके सर्जरी में आने वाली मुश्किलें और सर्जरी में खास जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो बातें बड़े ही ध्यान से राजलक्ष्मी को समझाती रही। कुछ ही देर में राजलक्ष्मी इतनी ज़्यादा चौंक गई थी कि राजलक्ष्मी भूल चुकी थी कि उसके सामने खड़ी उनकी मैडम डॉक्टर अमृता नहीं थी, बल्कि अपनी याददाश्त खो चुकी अनिका थी। राजलक्ष्मी धीरे धीरे अपने नोट पैड में अनिका की कही हुई हर बात लिखकर नोट करने लगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डॉक्टर अमृता राजलक्ष्मी को समझाया करती थी हर केस के बारे में। राजलक्ष्मी वैसे तो हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है कि जिस इंसान को कल तक मेडिकल प्रोफेशन का ABC भी नहीं आता था, वो अब अचानक दुनिया के एक मोस्ट एक्सपीरियंस सर्जन की तरह बात करने लगा था। राजलक्ष्मी के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि अनिका को अपनी माँ से विरासत में मिली हुई एक गिफ्ट थी। एक ऐसा पावर जो अनिका को इस दुनिया के बाकी लड़कियों से अलग करता था, और इसी पावर को हथियाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक से खतरनाक लोग अनिका के पीछे पड़े थे। हालांकि रोहित को ये बात समझ में आ गई थी कि अनिका ने इतनी जल्दी इतना कुछ कैसे सीखा था, मगर बच्चों के चेहरे पर अब भी हैरानी नजर आ रही थी। नन्ही सी रिया ने अपने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा आज मुझे पता चला कि मैं कितनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ पढ़ाई में। दोनों भाई रिया की ये बात सुनकर चौंक गए और रिया की ओर देखने लगे। रिया ने अपने दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर देना, आप लोग मुझे हमेशा कहते रहे कि मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और मैं हमेशा सोचती थी कि 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मगर आज मैंने देखा कि एक ही रात में मम्मा तो डायरेक्ट इतनी बड़ी सर्जन बन गई। ना तो स्कूल गई, ना तो कॉलेज गई, डायरेक्ट सर्जन बन गई। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मन ही मन अपने आप पर बहुत पछतावा हो रहा था। रिया ने फिर से अपने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, आप लोग फिक्र मत करना, आज रात मैं अभी पढ़ाई करूंगी और कल सुबह आप लोग देख लेना, मैं हॉस्पिटल जाकर पेशेंट्स का ऑपरेशन करके उनकी जान बचाऊंगी। रिया की यह बात सुनकर आर्यन ने अपने माथे पर जोर से अपना एक हाथ मारा। अनिका ने जो चीज़ें राजलक्ष्मी को नोट करवाई थी, राजलक्ष्मी ने बड़ी ही बारीकी से सारी चीज़ें नोट कर ली थी। सर्जरी के बारे में सारी चीज़ें नोट करने के बाद राजलक्ष्मी हैरानी से अपने सामने खड़ी अनिका को देखने लगी। कुछ देर अनिका को इसी तरह हैरानी से घूरने के बाद राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा, कभी कभी तो मैडम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप ये सब कुछ हमारा मजाक उड़ाने के लिए कर रही हैं। यह याददाश्त खो जाने का नाटक है और यह सब कुछ उसी का हिस्सा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सचमुच आपकी याददाश्त चली गई है तो ये एक रात में आप फिर से वही पुरानी डॉक्टर अमृता की तरह कैसे बात कर सकती हैं। राजलक्ष्मी के चेहरे पर हैरानी देखते हुए रोहित ने उसे समझाते हुए कहा, देखो राजलक्ष्मी, मैं तुम्हें समझाता हूँ, भले ही अनिका की याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं, मगर अनिका के दिमाग का पावर अभी भी वही है। इसका मतलब साफ है, अनिका हर चीज़ को जब भी सीखेगी तब उस चीज़ को उसे महारत हासिल हो जाएगी, महज कुछ ही घंटों या दिनों में। याददाश्त वापस आए या ना आए,
अनिका की हर खूबी बहुत जल्द अनिका के अंदर आ जाएगी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो या खेल कूद की। अनिका जो भी चीज़ सीखेगी उसमें वो हमेशा नंबर 1 हो जाएगी, और यह हमारी पुरानी अनिका की सबसे बड़ी खासियत है। अनिका ने जब रोहित के मुंह से यह बात सुनी तो वह खुद अपने आप से दंग रह गई। रोहित की बात सुनते ही तीनों बच्चों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, यह माई मम्मा इज ए सुपर वुमन। नन्ही सी रिया ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे बड़े ही प्यार से कहा, हे सुपर वुमन मॉम, आप हमें हमारी पुरानी मॉम के पास वापस ले जाइए ना प्लीज़। नन्ही सी रिया को ये रिक्वेस्ट सुनकर अनिका दंग रह गई। अनिका ये तो नहीं जानती थी कि बच्चों के सवाल का क्या जवाब था, और ना ही अनिका ये जानती थी कि वो बच्चों की हर हसरत को कब पूरा कर पाएंगी। बच्चे चाहते थे कि उनकी मम्मा उन्हें पहले की तरह प्यार करे, जबकि अनिका तीनों बच्चों का चेहरा पूरी तरह से भूल चुकी थी। मगर अब अनिका इतना तो जान चुकी थी कि उन तीनों बच्चों के साथ अनिका का बहुत गहरा कनेक्शन था, और कहीं ना कहीं अब अनिका ने भी मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने अतीत के साथ जुड़ कर रहेंगी। अनिका के पास सारे नोट्स लेने के बाद राजलक्ष्मी ने रोहित की ओर देखकर कहा, सर मुझे पता नहीं चल रहा है कि इस बात को खुशखबरी समझे या महज उस पेशेंट की खुशनसीबी, मगर पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम हमारी पुरानी डॉक्टर अमृता की खोज में एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। मैडम ने जो कुछ भी मुझे लिख कर दिया है, जो कुछ भी कहा है, मैं उसी तरह से सारे प्रोसीजर फॉलो करूंगी, और फिर मुझे यकीन है कि हम इस नई डॉक्टर अमृता की मदद से उस पेशेंट की जान को जरूर बचा पाएंगे। जब राजलक्ष्मी ने पलट कर अनिका की ओर देखा तो राजलक्ष्मी की आंखों में नमी नजर आ रही थी। अनिका कई सालों से राजलक्ष्मी की रोल मॉडल रही थी, और कई सालों से राजलक्ष्मी ने अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता के अंडर काम करके अपनी डॉक्टरी के हुनर को निखारा था। आज मेडिकल प्रोफेशन में राजलक्ष्मी का जो भी मुकाम था वह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अमृता की वजह से था। राजलक्ष्मी डॉक्टर अमृता के एहसानों को कभी नहीं भूल सकती थी, और आज डॉक्टर अमृता की ऐसी हालत देखकर राजलक्ष्मी को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रहा था। डॉक्टर अमृता के पास रहने के बावजूद आज वह अपनी मेडिकल स्किल्स इतनी डेवलप नहीं कर पाई थी कि डॉक्टर अमृता की मदद कर सके। रोहित को ये कहने के बाद राजलक्ष्मी कमरे से निकल गई। अनिका और तीनों बच्चे बड़े ही प्यार से एक दूसरे को देख रहे थे। जैसे ही रोहित ने अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए, अनिका की नज़रें रोहित की नज़रों से टकराई, मगर अनिका के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक ही कम हो गई। अनिका की आंखों में रोहित के लिए एक अनजाना खौफ नजर आ रहा था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका को रोहित से इतना डर क्यों लग रहा था। अनिका बाकी सारे लोगों के साथ अब धीरे धीरे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी, मगर रोहित के पास आते ही अनिका काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती थी। मगर रोहित एक बात नहीं जानता था कि अनिका के जहन में एक बात अब पूरी तरह से छप चुकी थी कि रोहित एक मर्डरर था। जब श्रेया हॉस्पिटल में अनिका से मिलने आई थी तो अनिका ने श्रेया की आंखों में मासूमियत पढ़ ली थी। राजलक्ष्मी ने भी यह बताया था कि श्रेया अनिका की बेस्ट फ्रेंड थी और उसकी बहन से भी बढ़कर थी। श्रेया की आंखों की मासूमियत से अनिका को एक अनजाना कनेक्शन हो गया था, और जब श्रेया ने यह कहा कि रोहित एक मर्डरर है तो श्रेया की बात अनिका के जहन में घर कर चुकी थी, और जब भी रोहित अनिका के सामने आता अनिका के जहन में वो बात बार बार घूमने लगती थी जो श्रेया ने उसे हॉस्पिटल में बताई थी। जब रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि अनिका उसके सामने कंफर्टेबल नहीं थी तो वो अनिका को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसी तरह अपने दिल पर पत्थर रखकर रोहित बच्चों के बेडरूम से बाहर निकल गया। रोहित अब तक इतना तो जान चुका था कि अब कुछ भी चमत्कार पलक झपकने से नहीं होने वाला था। रोहित को अब इंतज़ार करना होगा, उस दिन का इंतज़ार जब अनिका की आंखों में रोहित को फिर से पहले जैसा ही प्यार हो जाएगा। बेडरूम में बच्चों के साथ बैठी अनिका अभी भी रोहित के असली चेहरे को लेकर परेशान थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी अपने आप को अनिका के बच्चों का बाप कह रहा था और बच्चे भी जिसे इतना प्यार करते थे, उसका असली चेहरा क्या था। क्या श्रेया ने रोहित के बारे में जो बताया था वही असलियत थी रोहित की, या फिर परिवार में रोहित को जो प्यार मिल रहा था और जो इज्जत मिल रही थी वो उसका असली चेहरा था।
रिया अचानक ही अपनी मम्मा से लिपट गई। कुछ देर बाद अपनी मम्मा को प्यार करने के बाद अचानक ही नन्ही सी रिया ने अपने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। अलेक्जेंडर और आर्यन को लगा कि रिया के पास अनिका की याददाश्त लौटाने का कोई आइडिया आया है। तभी रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें मम्मा को अपने साथ स्कूल ले जाना चाहिए। मम्मा तो इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं कि हर दिन में एक ग्रेड पास कर लेंगे। 8 दिन में तो वो हाई स्कूल पास कर लेंगे और उसके कुछ दिनों बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेंगी। इस तरह से मम्मा फिर से डॉक्टर बन जाएंगे और फिर से मम्मा हॉस्पिटल जाकर लोगों का इलाज कर पाएंगे। मम्मा जिस स्पीड से पढ़ाई करती हैं उस स्पीड को देखते हुए मुझे लगता है कि 1 आध महीने बाद मम्मा फिर से पहले की तरह पेशेंट्स का ऑपरेशन कर पाएंगी। रिया की ये बात और रिया का यह आइडिया सुनकर अलेक्जेंडर हैरानी से आर्यन की ओर देखने लगा। रिया की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लौट आई थी। अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों को काफ़ी अच्छा लगने लगा था। उनके बहन की ये बचकानी बात भी उनकी मम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई थी। ये देखकर उन्हें अपनी बहन पर गर्व महसूस होने लगा था। वहाँ गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के गेट पर जैसे ही श्रेया की गाड़ी रुकी, कुछ लोग आकर श्रेया की कार के आसपास खड़े हो गए और एक सिक्योरिटी गार्ड ने श्रेया की बैक सीट का दरवाज़ा खोला। श्रेया जैसे ही कार से उतरी, खुद सिक्योरिटी गार्ड श्रेया को एस्कॉर्ट करते हुए कंपनी के अंदर ले गए। ऑफिस में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सब लोग अपने नए प्रेसिडेंट के साथ बातें करना चाहते थे और अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहते थे। ज़्यादातर लोग नए प्रेसिडेंट के साथ अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए और नए प्रेसिडेंट की चापलूसी करने के लिए जमा हुए थे। तो काफ़ी लोग ये देखने के लिए भी जमा हुए थे कि आखिर नया प्रेसिडेंट क्या नया तमाशा खड़ा करने वाला था। कुछ पुराने वफादार लोग श्रेया की प्रेसिडेंटशिप से काफ़ी नाखुश थे। वहीं कुछ लोगों को श्रेया के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी। आकाश के गुजर जाने के बाद श्रेया ने कंपनी की बागडोर अपने हाथ में लेने का फैसला किया था। ये बात कई लोगों को काफ़ी इमोशनल लगी थी। कंपनी टूट कर बिखर न जाए इसलिए श्रेया ने कंपनी को बांधने के लिए फैसला लिया था। इस बात से काफ़ी लोग श्रेया के सपोर्ट में थे, मगर जितने लोग श्रेया के सपोर्ट में थे उससे कहीं ज़्यादा लोग इस फैसले से नाखुश थे और चाहते थे कि जल्द से जल्द श्रेया इस तमाशे को ख़त्म कर दे और कंपनी की बागडोर किसी काबिल हाथ में दे दी जाए। हालांकि आकाश के गुजर जाने के बाद मार्केट में ये बात फैल गई थी कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री कई हिस्सों में बंट सकती थी। ये बात पूरी तरह से सच नहीं थी तो पूरी तरह से झूठ भी नहीं थी। आकाश के गुजर जाने के बाद गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में कई तरह के गुट बन गए थे। हर गुट का लीडर अपने आप को प्रेसिडेंट की चेयर पर देखना चाहता था। मगर जब श्रेया ने यह फैसला किया कि आकाश की पोजीशन अब से वो संभालेंगी, तब सारे के सारे ग्रुप के लीडर श्रेया पर नज़र गाड़ के बैठे थे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द श्रेया प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे और कोई एक ऐसी गलती करे जिसके आधार पर यह साबित किया जा सके कि श्रेया कंपनी चलाने के लायक नहीं थी और श्रेया को हटाकर वह खुद प्रेसिडेंटशिप की चेयर पर बैठ जाएं। जिस तरह रोहित मारवा की गैर हाजिरी में हमेशा ही चिराग मेहता मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की कमान संभाल लेता था, उसी तरह आकाश की गैर हाजिरी में आकाश की असिस्टेंट मारिया कंपनी को संभालने की कोशिश करती थी। हालांकि मारिया और चिराग मेहता की काबिलियत एक जैसी नहीं थी, मगर दोनों की वफादारी लगभग एक जैसी थी। श्रेया जैसे ही हेड ऑफिस में दाखिल हुई, मारिया ने बड़ी रिस्पेक्टफुली श्रेया से कहा, हेलो मैडम, वेलकम ऑन बोर्ड। एक तरफ मुझे जितना आकाश सर के हादसे का दुख है, उतनी ही आज मुझे इस बात की खुशी है कि आकाश सर की जगह आप अब इस कंपनी की प्रेसिडेंटशिप निभाने वाली हैं। जिस तरह से इतने सालों तक मैंने आकाश सर के साथ वफादारी निभाई थी, आगे आपके साथ भी उतनी ही वफादार रहूँगी, इस बात का वादा करती हूँ आपसे। आइए मैडम, मैं आपको आपकी कैबिन में ले जाती हूँ। मारवा इंडस्ट्री की हेड ऑफिस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की हेड ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं थी। दोनों इमारतें सेंट्रल दिल्ली के बीचों बीच बनी थी और दोनों इमारतें एक दूसरे के सामने खड़ी होकर जैसे ये साबित करना चाहती थी कि कौन सी इमारत ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है। जिस तरह मारवा इंडस्ट्री के हेड ऑफिस में रोहित ने अपनी एक पर्सनल ऑफिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बनाई थी, उसी तरह आकाश की ऑफिस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर थी।
आकाश हमेशा से ही अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाना जानता था और इसलिए आकाश कभी ये नहीं चाहता था कि वो सबसे ऊपर रहे, बल्कि सबसे नीचे रहकर वो सभी का बोझ अपने कंधों पर उठाना अच्छी तरह से जानता था। आकाश के टेस्ट भी इसी तरह की थिंकिंग से प्रेरित थे। हालांकि आकाश की पर्सनल ऑफिस काफ़ी बड़ी और शानदार थी, मगर पर्सनल ऑफिस में काफ़ी सिंपल डेकोर था। जहां रोहित की ऑफिस काफ़ी शानदार और सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस थी, वहीं आकाश की ऑफिस काफ़ी सिंपल थी। जैसे ही मारिया श्रेया को लेकर आकाश की पर्सनल ऑफिस के अंदर आई, श्रेया की नज़र पूरे कमरे में पड़ी। कमरे में हर तरफ आकाश को मिले अवार्ड सजाए गए थे। श्रेया एक के बाद एक हर अवार्ड के पास जाकर कुछ वक्त उन अवार्ड्स के सामने गुजारती। हर अवार्ड और हर ट्रॉफी के नीचे आकाश का नाम लिखा देखकर श्रेया के चेहरे की मुस्कान बढ़ती जाती थी। मारिया ने सोचा कि एक पत्नी अपने पति की काबिलियत और अचीवमेंट देखकर शायद उन ट्रॉफीज़ में अपने पति का चेहरा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। श्रेया भी बड़े ही प्यार से हर ट्रॉफी के आगे खड़े रहकर उस ट्रॉफी पर लिखी हर बात गौर से पढ़ रही थी। कहीं लिखा था कि आकाश द बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, तो कहीं लिखा था कि आकाश बिजनेस की दुनिया का सबसे भरोसेमंद और रिलायबल इंसान था। मारिया अभी अच्छी तरह से जानती थी कि उसे श्रेया को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। श्रेया पूरे कमरे में धीरे धीरे अपने कदम हर कोने में आगे बढ़ाकर आकाश की तस्वीरों और ट्रॉफीज़ पर अपनी नज़रें डाल रही थी। मारिया अच्छी तरह से जानती थी कि यह पहली बार था जब श्रेया ने आकाश के ऑफिस में कदम रखा था। श्रेया भले ही मॉडर्न ख्यालातों वाली लड़की थी, मगर कभी भी श्रेया ने आकाश के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। जहां आकाश बिजनेस की दुनिया बड़ी ही जिम्मेदारी से निभा रहा था, वहीं श्रेया ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। मगर आज एक सीधी सादी और भोली भाली हाउसवाइफ ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था। मारिया भी श्रेया को इस एनवायरनमेंट में आने से पहले कुछ वक्त देना चाहती थी, मगर तभी श्रेया ने एक ऐसी हरकत की जिसे देखकर मारिया दंग रह गई। अचानक एक ट्रॉफी के सामने खड़ी होकर श्रेया ने उस ट्रॉफी पर लिखी बात को पढ़ा, जिसमें लिखा था यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड। उस ट्रॉफी की ओर देखकर श्रेया ने वो ट्रॉफी अपने हाथ में पकड़ी और फिर श्रेया अचानक मुस्कुराने लगी। श्रेया ने पीछे देखकर कहा, क्या बात है, तुम तो यूथ आइकन निकले। ये कहने के बाद अचानक ही श्रेया मुस्कुराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया किसी के साथ बात कर रही थी, हालांकि पीछे कोई नहीं था। मारिया श्रेया की यह हरकत देखकर दंग रह गई। श्रेया को इस तरह से देखकर मारिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मारिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया किसके साथ बातें कर रही थी और इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी। श्रेया बार बार अपने पीछे मुड़कर किसी के साथ बात करती थी और फिर ट्रॉफी को चमकाकर अपनी जगह पर वापस रख देती थी। मारिया श्रेया की इस हरकत को देखकर घबरा गई थी। मारिया ने श्रेया से कहा, मैडम आज से आकाश सर की चेयर पर आप बैठेंगी। आइए मैडम, आप अपनी जगह पर बैठकर अब कंपनी के चार्ज को अपने हाथों में ले लीजिए। मारिया की बात सुनकर श्रेया ने अपने पीछे मुड़कर देखा और फिर मारिया की ओर पलट कर कहा, इस कंपनी में आकाश की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर मैं आकाश की जगह लेना भी चाहूँ तो भी वो मुझे लेने नहीं देगा। ये कहने के बाद श्रेया फिर से अपने पीछे मुड़कर देखने लगी और हंसकर बातें करने लगी। मारिया के लिए ये सिचुएशन काफ़ी डरावनी हो गई थी। मारिया भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया आकाश से कितना प्यार करती थी और आकाश की मौत ने श्रेया के मन में क्या परिणाम लाए होंगे, यह बात भी वो अच्छी तरह से जानती थी। मगर मारिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रेया की मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अब अकेले में अपने आप से बातें करने लगी थी। श्रेया धीरे धीरे अपने कदम आकाश की चेयर की ओर आगे बढ़ाने लगी। मारिया बड़ी ही बारीकी से श्रेया की हर हरकत को ऑब्जर्व कर रही थी। श्रेया आकाश की चेयर के पास आकर खड़ी हो गई और श्रेया ने आकाश के चेयर के ऊपर अपना एक हाथ रखा। तब मारिया ने श्रेया के पास आकर कहा, हाँ बैठिए मैडम, आज से इस सीट पर आप ही का हक है। मारिया ने मन ही मन पहले ही ये तय कर लिया था कि कुछ दिनों तक वो श्रेया को ऑफिस के वातावरण के साथ कंफर्टेबल करवाएंगी और उसके बाद ही धीरे धीरे ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां श्रेया को समझाएंगी। मगर अब श्रेया की हालत देखकर मारिया यह समझ गई थी कि हो सकता है उसे श्रेया के कंधों पर जिम्मेदारियां सौंपने से पहले कुछ वक्त का इंतज़ार करना पड़े।
इस वक्त श्रेया की हालत देखकर इतना तो मारिया समझ गई थी कि श्रेया अभी भी सच्चाई से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हुई थी। शायद श्रेया इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि आकाश अभी उसकी ज़िंदगी में नहीं रहा था। ऐसा अक्सर ऐसे सिचुएशन में होता है, ये बात भी मारिया अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए मारिया चाहती थी कि कुछ दिनों में उसकी मैडम दिमागी तौर पर बिल्कुल शांत हो जाए और सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख ले। श्रेया कुछ देर तक प्रेसिडेंट की चेयर को देखती रही और फिर बड़े ही आराम से प्रेसिडेंट की चेयर पर धीरे से बैठ गई। प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठते ही श्रेया ने अपने एक पाँव पर दूसरा पाँव चढ़ा लिया और फिर अचानक ही मारिया की ओर देखकर कहा, बताओ मुझे कंपनी की क्या हालत है। अचानक ही श्रेया ने जब ऐसा प्रश्न पूछा तब मारिया थोड़ी सी हैरान हो गई। मगर मारिया इस वक्त जिसके साथ बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की नई प्रेसिडेंट थी। प्रेसिडेंट के सवाल का जवाब देते हुए मारिया ने कहा, मैडम आकाश सर ने अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाया था, मगर किस्मत ने शायद कुछ और ही सोच रखा था और अब आकाश सर हमारे बीच मौजूद नहीं है। मगर हाँ, आकाश सर का सपना आज भी हमारे दिलों में जीवित है और हम उनका सपना कभी मरने नहीं देंगे। मगर मैडम उनका सपना जिंदा रखने के लिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मारिया की यह बात सुनकर श्रेया काफ़ी हैरान हो गई। श्रेया ने अपने सामने रखी डेस्क पर अपने दोनों हाथ रखकर मारिया से पूछा, क्या हुआ? तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? मारिया मन ही मन कुछ देर तक सोचने लगी। मारिया ने नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि इतनी जल्दी उसे कंपनी में होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में श्रेया को बताना चाहिए या नहीं। स्पेशली अभी अभी मारिया श्रेया की दिमागी हालत भी देख चुकी थी। उसके बाद कंपनी की ऐसी डिटेल्स श्रेया के साथ शेयर करके श्रेया की मुश्किलें उसे बढ़ानी चाहिए या नहीं, यह बात मारिया की समझ में नहीं आ रही थी। जब श्रेया ने देखा कि मारिया खामोश खड़ी मन ही मन कुछ सोच रही थी, तब श्रेया ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या पूछा? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, मुझे उसका जवाब चाहिए। श्रेया की इस तरह की बात सुनकर मारिया अचानक शॉक हो गई। श्रेया ने ऑफिस में पहली बार कदम रखा था, मगर मारिया काफ़ी बार श्रेया से मिल चुकी थी। अलग अलग फंक्शंस पर, अलग अलग इवेंट्स पर आकाश के साथ कई बार श्रेया भी मौजूद रहती थी। श्रेया का स्वभाव काफ़ी सरल और नम्र था। अचानक ही जब श्रेया ने मारिया से इस तरह से बात की, मारिया हैरान रह गई। मगर मारिया जानती थी कि इस वक्त उसके सामने जो लड़की बैठी थी वो और कोई नहीं बल्कि उसकी नई प्रेसिडेंट थी, इसलिए उसके सवालों का जवाब देना उसका फ़र्ज था। श्रेया की बात सुनने के बाद अपने हाथों में पकड़ा हुआ लैपटॉप श्रेया की डेस्क पर रखते हुए मारिया ने कहा, मैडम बात दरअसल ये है कि आकाश सर के जाने के बाद मार्केट में कई तरह के रूमर्स फैलने लगे हैं। कई तरह की अफवाहें हमारी कंपनी के बारे में उछाली गई हैं। पिछले कुछ दिनों में आकाश सर की मेहनत और लगन से कई सारे क्लाइंट्स हमारी कंपनी के साथ जुड़े थे। हमारी कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे थे। हमारी लगभग सारी की सारी कंपनीज अपने अपने फील्ड में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर रही थी और साथ ही साथ हमारी पेरेंट कंपनी यानी कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने पिछले कुछ महीनों से नंबर 1 पोजीशन हासिल कर रखी है। मगर आकाश सर के जाने के बाद हमारे कुछ क्लाइंट्स ने हमारे ऑर्डर्स हमसे वापस खींच लिए। अब हुआ यूँ कि हमने बड़े बड़े ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने के बाद हमारे आउटपुट को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। अब अचानक वो ऑर्डर्स हमारे हाथ से चले गए, जिसकी वजह से हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो सारे के सारे डेड हो जाएंगे। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी पूरे कर दिए हैं वो स्टॉक भी वेयर हाउस में जैसे के तैसे पड़े रहेंगे। इससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और अगर इसी तरह माल पड़ा रहा और हमें जल्द से जल्द कोई बायर नहीं मिला तो हो सकता है कि हमारी कंपनी को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। मारिया की ये बात सुनने के बाद श्रेया हैरान होकर यहाँ वहाँ देखने लगी। श्रेया को आकाश ने कहा था कि श्रेया को सिर्फ प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठना है, मगर बैठने के बाद सारे डिसीजन वो खुद लेगा। इसलिए इस परेशानी का हल निकालने के लिए जब श्रेया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गई। वहाँ आकाश कहीं नज़र नहीं आ रहा था। श्रेया ने अपनी नज़रें घुमाकर पूरे ऑफिस में देखा, मगर आकाश वहाँ कहीं नहीं नज़र आ रहा था। आकाश को वहाँ ना देखकर श्रेया के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा घबराहट दिखने लगी थी।
श्रेया को इतना परेशान देखकर मारिया को खुद पर अफसोस होने लगा। मारिया को लगने लगा कि उसने काफ़ी जल्दबाजी कर दी थी श्रेया को कंपनी पर छाए काले बादलों के बारे में बताकर। श्रेया घबरा कर यहाँ वहाँ देख रही थी। श्रेया के चेहरे की घबराहट और परेशानी देखकर मारिया ने कहा, मैडम आप चिंता मत कीजिए, ज़रूर कोई ना कोई हल निकल आएगा, हम सब मिलकर कोई सोल्यूशन निकालेंगे। मारिया की बात सुनने के बावजूद श्रेया यहाँ वहाँ देखती रही और मन ही मन धीमी आवाज़ में कहने लगी कि सॉल्यूशन निकालने वाला तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, फिर इस बात का हल कैसे निकाला जाएगा। मारिया को श्रेया की बात समझ नहीं आ रही थी। मारिया ने धीमी आवाज़ में श्रेया से पूछा, मैडम आप कहना क्या चाहती हैं। अचानक अपना होश संभालते हुए श्रेया मारिया को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। फिर मन ही मन कुछ सोचने के बाद श्रेया ने मारिया से पूछा, हमारे क्लाइंट्स ने हमारे अगर ऑर्डर वापस ले लिए हैं तो वो लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कैसे करेंगे। मेरा मतलब है अगर ऑर्डर वापस लिए हैं तो उन लोगों ने किसी और से अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के बारे में सोचा होगा। पता लगाओ कि उन लोगों को अब ऐसा कौन मिल गया है जो इतना बड़ा ऑर्डर उन्हें प्रोवाइड करने वाला है। श्रेया की बात सुनकर मारिया ने अपना सर झुका लिया। मारिया का झुका हुआ सर देखकर श्रेया ने पूछा, क्या हुआ, तुम अचानक इतनी मायूस क्यों हो गई। मारिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मारिया को पहले से उस सवाल का जवाब पता था, मगर जब कुछ देर तक मारिया ने कुछ नहीं कहा तब श्रेया अचानक अपनी जगह से खड़ी हुई और मारिया की ओर आगे बढ़ने लगी। मारिया काफ़ी देर तक खामोश रही। श्रेया मारिया के ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई और मारिया की झुकी हुई नज़रों को ऑब्जर्व करने लगी। श्रेया ने इस बार अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए मारिया से पूछा, क्या तुम जानती हो कि ऑर्डर किसे मिला है। श्रेया ने डरी हुई और अटकती हुई आवाज़ में दोबारा मारिया से पूछा, मुझे बताओ कौन है वह जिसे यह ऑर्डर मिला है। धीरे धीरे श्रेया को शक होने लगा कि जो ऑर्डर्स गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से छीने गए थे वो सारे के सारे ऑर्डर्स मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को मिले होंगे। मारिया ने धीरे से अपनी नज़रें उठाई और श्रेया की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैडम हमारे जितने भी क्लाइंट्स हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं उन लोगों ने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का हाथ थामा है। मारिया की बात सुनते ही श्रेया के चेहरे का रंग उड़ गया। वहाँ श्रेया की कैबिन के बाहर एक अलग ही हंगामा चल रहा था। सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। एक सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने साथी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा, मुझे लगता है दिस सिचुएशन इज़ गेटिंग मोर एंड मोर डेंजरस। एक लड़की जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो ना हमारी कंपनी के हिस्ट्री के बारे में जानती है और ना ही भविष्य की प्लानिंग के बारे में, वो हमारी प्रेसिडेंट कैसे हो सकती है। तभी एक दूसरे डायरेक्टर ने उस डायरेक्टर की बात में हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे इस लड़की को तो बेसिक बैलेंस शीट समझाने में हमारे 3 से 4 दिन निकल जाएंगे। फॉरगेट अबाउट प्लानिंग स्ट्रेटजीज। तभी एक उम्रदराज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि काफ़ी पुराने ख्यालातों के थे, उन्होंने अपनी आवाज़ दबाते हुए अपने साथियों से कहा, अरे भाई मैंने तो सुना है कि ये एक डांसर थी, अब दिखने में खूबसूरत तो है ही। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इसने अपने खूबसूरत होने का फ़ायदा उठाया और आकाश सर को अपने प्यार में फंसा लिया। अब एक एवरेज मिडिल क्लास लड़की को अगर इतना बड़ा शिकार मिल जाता है तो उसका नसीब तो रातों रात चमक जाता है। ये बात तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। चलो, हमें इन सब बातों से कोई एतराज़ नहीं था। ये आकाश सर की पर्सनल लाइफ थी और वो जो चाहें जिसके साथ चाहें शादी कर सकते थे, मगर हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी हमें देखना पड़ेगा कि एक मामूली डांसर आकर हमारे सर पर बैठ जाएगी और इस कंपनी में तांडव करेगी। वी हैव टू सम हाउ स्टॉप दिस गर्ल फ्रॉम रनिंग आवर बिजनेस। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भीड़ में कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे भी थे जो काफ़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते थे। उन्हें इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मगर वो इस बात से बिल्कुल सहमत थे कि श्रेया कंपनी चलाने के काबिल नहीं थी। उनमें से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा, देखिए हमें इस सिचुएशन को पैनिक सिचुएशन में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहिए। मुझे लगता है हम सबको मिलकर कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात से कन्विंस होकर डिस्कस करने लगे कि उन्हें आगे की क्या प्लानिंग करनी चाहिए। वहाँ अंदर श्रेया के चेहरे पर परेशानी देखकर मारिया ने दबी हुई आवाज़ में श्रेया से कहा,
मैडम, वैसे मुझे ये बात आपसे कहनी तो नहीं चाहिए थी, मगर मैडम मेरे दिल में आकाश सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। आप मेरा यकीन मानिए, आकाश सर की मौत का दुख मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैडम, अगर आकाश सर की मौत के पीछे कोई साजिश है तो मुझे लगता है हमें उस साजिश से पर्दा उठाना चाहिए। श्रेया भी मन ही मन समझ रही थी कि आखिर मारिया मन ही मन क्या कहना चाहती थी। तभी अचानक श्रेया की खिड़की के पास आकाश खड़ा हुआ नजर आया। श्रेया ने आकाश की ओर पलट कर देखा और पूछा, क्या तुम्हारा एक्सीडेंट किसी की साजिश का हिस्सा था? श्रेया का सवाल सुनकर आकाश मुस्कुराने लगा। श्रेया ने देखा कि आकाश उसकी ओर देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, ना ही उसके चेहरे पर किसी भी तरह के हाव भाव नजर आ रहे थे। श्रेया आकाश के इस तरह के रिएक्शन को देखकर काफ़ी हैरान रह गई। श्रेया ने फिर से आकाश की ओर देखकर पूछा, क्या तुम्हारा एक्सीडेंट किसी की साजिश का हिस्सा था? बताओ मुझे। इस बार आकाश के चेहरे को देखकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे आकाश को उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। अक्सर श्रेया जब भी आकाश को कोई भी सवाल पूछती थी, आकाश बड़े ही प्यार से श्रेया को हर बात समझाता था, मगर इस सवाल पर आकाश सिर्फ मुस्कुराकर श्रेया के सामने देख रहा था। मारिया को वहाँ श्रेया की बातें तो सुनाई दे रही थी, मगर श्रेया का ये एक्सप्रेशन देखकर मारिया को काफ़ी अजीब फीलिंग हो रही थी। मारिया ने इस बार दबी हुई और अटकती हुई आवाज़ में श्रेया से पूछा, मैडम क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ये अकेले में किससे बातें कर रही हैं? जब अचानक श्रेया के कानों पर मारिया की ये बात पड़ी तब मारिया की बात का जवाब देने के लिए श्रेया ने पलट कर मारिया से कहा, मैं वो। जैसे ही श्रेया अपनी बात आगे बढ़ाने वाली थी, श्रेया ने देखा कि आकाश अचानक मारिया के पीछे नजर आने लगा था। आकाश ने अपने होठों पर अपनी उंगली रखकर इशारा किया कि उसे आगे कुछ नहीं बोलना है। श्रेया ने आकाश की बात मानते हुए मारिया से कहा, कुछ नहीं, वो मैं कुछ सोच रही थी। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद श्रेया ने मारिया से कहा, देखो, अगर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को मिले हैं तो हमें किसी भी हालत में इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने हाथ से जाने से रोकना होगा। मारिया भी दरअसल यही चाहती थी, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो साथ छोड़ चुके क्लाइंट्स को कैसे वापस मनाए और कैसे वापस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ बिजनेस करने के लिए उन्हें कन्विंस करे। यहाँ तक कि कंपनी के सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कई दिनों से यही काम करना चाहते थे, मगर वो भी ज़्यादातर क्लाइंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। श्रेया इस वक्त अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। वो चाहती थी कि वो आकाश से बात करें, मगर अब तक श्रेया इतना जान चुकी थी कि मारिया के रहते हुए वो आकाश के साथ बात नहीं कर पाएगी। इसलिए अचानक ही बात घुमाते हुए श्रेया ने कहा, ठीक है मारिया, यहाँ से तुम जाओ इस वक्त, मैं सोचती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। श्रेया की ऐसी बातें सुनकर मारिया की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक श्रेया को क्या हो जाता था। कभी वो काफ़ी नरमी से बात करती थी तो कभी अचानक ही काफ़ी कड़क आवाज़ में वो मारिया को ऑर्डर दे देती थी। मगर अपने प्रेसिडेंट की बात मानते हुए मारिया ने डेस्क पर पड़ा अपना लैपटॉप उठाया और श्रेया की कैबिन से बाहर चली गई। मारिया के जाते ही श्रेया ने मुड़कर आकाश की ओर देखा और पूछा, तुम बताते क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आकाश बिल्कुल पहले की तरह ही श्रेया के सामने देखकर मुस्कुराने लगा। श्रेया ने इस बार अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए आकाश से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ आकाश, क्या तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे किसी की साजिश थी? अगर ऐसा है तो बताओ मुझे, क्या वो रोहित था? इस बार आकाश को देखकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे आकाश की बातें सुनकर भी बातें बिल्कुल अनसुनी कर रहा था। श्रेया की समझ में नहीं आ रहा था कि आकाश उसे सुन भी पा रहा है या नहीं। श्रेया अचानक अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। इस बार जब श्रेया ने फिर से अपना सर उठाकर देखा तो आकाश बिल्कुल श्रेया के सामने बैठा था और श्रेया की ओर मुस्कुराकर देख रहा था। कुछ देर तक श्रेया आकाश को बस यूं ही देखती रही। उसके बाद आकाश ने मुस्कुराते हुए श्रेया से कहा, बिजनेस करने के और ज़िंदगी जीने के तौर तरीके बिल्कुल एक समान हैं। ज़िंदगी से लड़ने के लिए पहले ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह बिज़नेस में सक्सेस पाने के लिए बिज़नेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ इंसान की मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, उसी तरह बिज़नेस में वक्त गुजरने के बाद ही बिज़नेस में सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस बार आकाश की बात सुनने के बाद श्रेया ने कहा, हाँ, ये सारी बातें तो तुम मुझसे तब भी कहा करते थे, मगर तब मुझे बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
इसलिए मैं तुम्हारी उन बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। मगर मुझे बताओ आकाश कि अब जो क्लाइंट्स हमें छोड़कर चले गए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए हमें क्या करना होगा? तुम मुझे सब कुछ बताते जाओ, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेती हूँ। आकाश को यह कहने के बाद श्रेया ने ड्रावर से एक नोट पैड निकाला और अपने हाथ में एक पेन पकड़ ली। पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए श्रेया ने जब आकाश की ओर देखा, तब फिर से आकाश के चेहरे पर उसे वही स्माइल नजर आई जो कुछ देर पहले आकाश के एक्सीडेंट के सवाल पूछने पर नजर आ रही थी। आकाश श्रेया की इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश ने श्रेया की ये बात सुनी ही नहीं थी। श्रेया ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए आकाश से पूछा, तुम बताते क्यों नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए? तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ मेरी आवाज़ बनकर रहोगे और मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे गाइड करोगे। तो अब जब मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं? बताओ इस सिचुएशन से अपने बिजनेस को बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे? श्रेया के इस सवाल पर आकाश बस मुस्कुराकर श्रेया को देखता रहा। श्रेया आकाश के इस बर्ताव को देखकर हैरान रह गई। श्रेया को धीरे धीरे अब सब कुछ काफ़ी अजीब लगने लगा था। वैसे तो आकाश श्रेया के साथ प्यार की बातें करता, श्रेया को समझाने के लिए काफ़ी सारी बातें करता, मगर जब भी श्रेया आकाश को कोई ऐसी बात पूछती जो बिजनेस से रिलेटेड थी, आकाश के एक्सीडेंट से रिलेटेड थी, तो आकाश बिल्कुल खामोश हो जाता। श्रेया को आकाश की ये बात समझ नहीं आ रही थी। वहाँ मारवा हाउस में धीरे धीरे आयशा ने अनिका को रूटीन लाइफ में वापस लाने के लिए घर की कुछ कुछ जिम्मेदारियाँ अनिका को सौंपना शुरू कर दिया था, जैसे बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अनिका की ऐसी कंडीशन में उसे ज़्यादा देर तक अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद वो अपने दिमाग पर प्रेशर डाल कर अपने लिए मुसीबतें बढ़ा सकती थी। इसलिए ज़िंदगी में काफ़ी एक्सपीरियंस होने की वजह से आयशा ने यह फैसला किया था कि अनिका को बिल्कुल रूटीन लाइफ में वापस लौटाकर अनिका की डेली रूटीन को काफ़ी बिजी कर दिया जाए, ताकि वो ज़िंदगी के साथ जुड़ जाए और अकेलेपन में आने वाले ख्यालों से दूर रहे। अनिका के पास भी कोई ख़ास ऑप्शन नहीं था, इसलिए आयशा की हर बात को वो आंख बंद करके फॉलो करती रही। इतने दिनों में अनिका एक बात तो अच्छी तरह से जान चुकी थी कि आयशा किस तरह की औरत थी और पूरे के पूरे घर की जिम्मेदारी किस तरह उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखी थी। पुरानी तस्वीरें और बच्चों के मुंह से आयशा की जो तारीफ़ें अनिका ने सुन रखी थी, उससे इतना तो पता चलता था कि वो आंख बंद करके अपनी माँ जैसी सास पर भरोसा कर सकती थी। बच्चों को स्कूल से ले आने का वक्त हो चुका था। आयशा अनिका के साथ कार में बच्चों को पिक करने जा रही थी। कार का ड्राइवर रोहित का सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी गार्ड था, जो ड्राइविंग भी करता था और साथ साथ रोहित के परिवार को सिक्योरिटी भी देता था। अनिका और आयशा की कार के पीछे दो और सिक्योरिटी गार्ड्स की कार उन्हें फॉलो करती हुई जा रही थी। कार में आयशा धीरे धीरे अनिका को उसके हर संबंध के बारे में धीरे धीरे बताने लगी थी। वो संबंध जो अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी, ना सिर्फ रोहित से जुड़े हुए संबंध बल्कि अनिका के मायके के भी सारे संबंध धीरे धीरे आयशा अनिका को समझाने लगी, जैसे कि करण गुलेरिया, नंदिनी गुलेरिया, सिद्धार्थ गुलेरिया, ओमकार, मनाली में रहने वाली अनिका की ज्योति बुआ, दिल्ली में अनिका के मामा किशन मामा और उनकी पूरी फैमिली। आयशा धीरे धीरे अनिका को अपनी पूरी फैमिली के साथ उसके संबंधों के बारे में सारी डिटेल्स बताने लगी। अनिका हर संबंध के बारे में सुनने के बाद काफ़ी हैरान लग रही थी। अनिका की ज़िंदगी में आए ज़्यादातर लोगों ने अनिका की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लाए थे और अनिका के लिए बहुत कुछ किया था, मगर आज अनिका को ना उनके एहसान के बारे में कुछ पता था और ना ही वो उन लोगों को पहचान पा रही थी। अनिका को अपनी हालत पर काफ़ी तरस आने लगा था। तभी अचानक एक बात अनिका के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। अनिका ने आयशा की ओर देखकर पूछा, आपने सारे संबंधों के बारे में तो बता दिया, मगर आपने मेरी माँ के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अनिका का ये सवाल सुनकर खुद आयशा भी हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अनिका के इस सवाल का क्या जवाब दे। ना तो आयशा स्वाति मल्होत्रा से कभी मिली थी और ना ही स्वाति मल्होत्रा के बारे में लोगों को ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन थी। आयशा भी बस बाकी लोगों की तरह इतना ही जानती थी कि स्वाति एक जीनियस थी और कई सालों पहले दिल्ली से गायब हो गई थी।
रोहित ने भी अब तक अनिका को स्वाति के बारे में कुछ बताया नहीं था। वो जानता था कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वो स्वाति के पास्ट के बारे में अगर जानने की कोशिश करेगी तो अनिका की मेंटल कंडीशन उसे वो चीज़ें समझने की इजाज़त ही नहीं देंगी। आयशा ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका से कहा, देखो बेटा, तुम्हारी माँ के बारे में इस वक्त तुम खाली इतना ही जान लो कि तुम जब 2 या 3 साल की रही होगी तब तुम्हारी माँ गुजर गई और तुम्हारी माँ के बारे में यहाँ ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता। और इस वक्त इन बातों के बारे में सोच सोच कर तुम अपने आप को ज़्यादा तकलीफ़ मत देना। जब तुम ठीक हो जाओगी तब वैसे भी तुम अपनी माँ से जुड़ी सारी बातें जान जाओगी। आयशा का जवाब अनिका को कन्विंस तो नहीं कर लग रहा था, मगर वो जानती थी कि उसकी ऐसी हालत में कुछ बातें ऐसी थी जो आयशा उसे नहीं बताना चाहती थी। अनिका भी अभी इतना जान चुकी थी कि दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने से उसकी तकलीफ़ें बढ़ सकती थी। तभी अचानक कार चला रहे ड्राइवर ने आयशा से कहा, मैडम, मुझे लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमारे पीछे जो हमारी सिक्योरिटी कार चल रही हैं वहाँ से मुझे अभी मैसेज मिला है कि हमें अलर्ट रहना होगा। उस ड्राइवर की बात सुनकर आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। आयशा ने सबसे पहले अनिका का सर बिल्कुल सीट के नीचे झुका लिया और फिर खुद भी अपना सर झुकाकर अनिका से कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना सिर यहीं सीट के नीचे झुका कर रखना। अब तक तुम इतना तो समझ ही चुकी होगी कि हमारा परिवार जितना बड़ा और पावरफुल है उतने ही ज़्यादा हमारे दुश्मन भी हैं। तुम्हारी मेमोरी लॉस ये भी शायद दुश्मन की चाल का कोई हिस्सा है। वो हम पर अटैक कर सकते हैं, हमें अलर्ट रहना होगा। ड्राइवर तेज़ी से कार आगे दौड़ाने लगा। ड्राइवर ने कार काफ़ी तेज़ कर दी थी। अनिका और आयशा अपने सिर झुकाए कार सीट को कसकर पकड़कर पीछे बैठे रहे। तभी अचानक ड्राइवर ने पीछे मुड़कर आयशा की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, मैडम, वो लोग अपने बेहद करीब आ गए हैं और मैं कार इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकता। अनिका की गर्दन झुकी हुई थी, मगर अनिका बड़े ही ध्यान से ड्राइवर को कार चलाते हुए देख रही थी। वो बड़े ही ध्यान से काफ़ी देर से देख रही थी कि ड्राइवर किस तरह से गियर बदलता है और किस तरह से एक्सीलरेटर पर पाँव रखता है। और अनिका अब तक ये भी समझ गई थी कि अनिका का परिवार इस वक्त कितने नाजुक मोड़ से गुजर रहा था। अनिका को अपनी नहीं बल्कि आयशा की फिक्र हो रही थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह वो आयशा को इस मुसीबत से बाहर निकाले। तभी ड्राइवर ने डरी हुई आवाज़ में फिर से कहा, मुझे लगता है वो लोग अपने बेहद करीब आ गए हैं। तभी अचानक बैक सीट से अनिका की आवाज़ आयशा के कानों पर पड़ी, गाड़ी मैं चलाऊंगी। ड्राइवर और आयशा दोनों ही अनिका की बात सुनकर बिल्कुल शॉक हो गए। अनिका की कंडीशन के बारे में घर के सारे नौकर चाकर अच्छी तरह से जानते थे। जिस ड्राइवर को रोहित ने स्पेशली अनिका और आयशा के लिए अपॉइंट किया था वो ड्राइवर भी था और साथ ही साथ सिक्योरिटी का खास सिक्योरिटी गार्ड भी, जिसे अनिका की कंडीशन के बारे में सब कुछ डिटेल में पता था। इससे पहले कि अनिका की बात पर ड्राइवर कुछ रिएक्ट कर पाता, अनिका बैक सीट से निकलकर सीधे फ्रंट सीट में आ गई। अनिका के इतने तेज रिफ्लेक्सेस देखकर ड्राइवर हैरान रह गया। इससे पहले कि ड्राइवर अनिका की ऐसी हरकत पर कुछ रिएक्शन दे पाता, अनिका ने स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में पकड़ लिया और ड्राइवर से कहा, तुम जल्दी से इस पैसेंजर सीट पर आ जाओ और मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठने दो। कार काफ़ी तेज़ चल रही थी। ड्राइवर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर ड्राइवर के पास कुछ सोचने का कोई मौका नहीं था। एक छोटी सी चूक भी तीनों की जान ले सकती थी। ड्राइवर के पास अनिका की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही ड्राइविंग सीट से ड्राइवर हटकर पैसेंजर सीट पर बैठा, अनिका ने स्टीयरिंग और एक्सीलरेटर को अपने कंट्रोल में ले लिया। अनिका एक के बाद एक गियर बदलकर कार को और भी ज़्यादा तेज करने लगी। देखते ही देखते दुश्मनों की कार और अनिका की कार के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। अनिका की ड्राइविंग स्किल्स देखकर आयशा के साथ साथ खुद ड्राइवर हैरान परेशान हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिस लड़की की याददाश्त जा चुकी थी, जिसे अपना नाम तक नहीं पता था, वो इतनी अच्छी तरह से ड्राइविंग कैसे कर सकती थी। महज कुछ वक्त में अनिका ने उस ड्राइवर को कार चलाते हुए देखकर ड्राइविंग स्किल सीख ली थी और अब अनिका किसी रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी। कुछ देर तक अनिका तेज़ी से कार चलाती रही। उसके बाद जब ड्राइवर ने मिरर में देखा तो उसे एहसास हुआ कि दुश्मन काफ़ी पीछे छूट गया था। ड्राइवर ने अपने कान में लगी हॉटलाइन के जरिए अपने साथियों से कांटेक्ट बनाया और उनसे पूछा,
कहाँ है दुश्मन? क्या अभी भी वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं? तभी उस ड्राइवर के पीछे चल रहे उसके साथियों ने कहा, नहीं, उन दोनों कारों ने काफ़ी देर तक तुम लोगों का पीछा करने की कोशिश की, मगर तुमने कार काफ़ी तेज़ी से चलाई। तुम्हारी स्पीड देखकर हम भी हैरान रह गए। काफ़ी देर तक उन्होंने तुम्हारा पीछा करने की कोशिश की और हम उनके पीछे बने रहे। हमने जब उनकी कार पर फायरिंग करना शुरू किया तो अचानक उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया और एक नो एंट्री वाली लेन में घुसकर फरार हो गए। मगर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने दोनों कारों का नंबर नोट कर लिया है। आज नहीं तो कल दुश्मन पकड़े जाएंगे। मगर सचमुच तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारी ड्राइविंग स्पीड देखकर हमारे भी होश उड़ गए थे। उस ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने साथियों को क्या जवाब दे। जिस ड्राइविंग स्किल की वो लोग तारीफ़ कर रहे थे वो उसकी नहीं, बल्कि जिस मालकिन को उसे सेफ्टी देनी थी और सिक्योरिटी देनी थी, असल में वो ड्राइविंग स्किल तो उनकी थी। उस ड्राइवर ने अनिका से कहा, मैडम अब आप साइड में गाड़ी रोक दीजिए, खतरा टल चुका है। हमारे लोग हमारे पीछे हैं और दुश्मन फरार हो चुका है। ड्राइवर की बात सुनने के बाद अनिका ने कार की स्पीड कम कर दी और कार को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया। मगर अनिका ने कार नहीं रोकी। आयशा और ड्राइवर दोनों हैरान थे कि अनिका अभी भी कार क्यों नहीं रोक रही थी। अनिका ने स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ फेरते हुए ड्राइवर और आयशा से कहा, कार मैं चलाती रहूँगी, मुझे बस बच्चों का स्कूल कहाँ है ये बताइए। आयशा ने भी अनिका की ड्राइविंग स्किल्स देख ली थी। हालांकि वह हैरान ज़रूर थी, मगर वो अब तक इतना जान चुकी थी कि अनिका की ड्राइविंग स्किल्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए आयशा ने ड्राइवर को इशारा करके कहा कि वो अनिका को कार चलाने दे। कुछ ही देर में अनिका की कार बच्चों के स्कूल के गेट के सामने जा रुकी। आर्यन अलेक्जेंडर पहले से ही अपनी कार के आने का इंतजार कर रहे थे। स्कूल छूटकर कुछ मिनट हो चुके थे, मगर दुश्मनों का पीछा छुड़ाने के चक्कर में अनिका और आयशा को स्कूल पहुंचने में कुछ देर हुई थी। जैसे ही कार स्कूल गेट के सामने रुकी, अनिका को ड्राइविंग सीट पर देखकर तीनों बच्चों के चेहरे पर चमक आ गई। अलेक्जेंडर और आर्यन काफ़ी ज़्यादा शॉक नजर आ रहे थे। रिया ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, ये मम्मा को ड्राइविंग भी आ गई। माई मॉम इज़ जीनियस, शी इज़ ए सुपर वुमन। जब अलेक्जेंडर ने कहा कि रिया चीटर थी तो रिया के चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया। रिया के गाल लाल हो गए और वो अलेक्जेंडर से कहने लगी, मुझे चीटर मत बुलाओ, इस गेम में मैंने सारे के सारे पॉइंट्स जीते हैं। अपनी बहन की जिद देखकर दोनों भाई फिर से खामोश हो गए। दोनों भाई अपनी बहन को इतना प्यार करते थे कि वो उसे कभी हर्ट नहीं करना चाहते थे। तभी रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा, लेकिन हमारे स्कूल में एक न्यू बॉय ने एडमिशन लिया है। वो कहता है कि वो जानवरों के साथ भी बातें कर सकता है। अजीब पागल है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। आप ही बताओ, क्या कभी कोई इंसान किसी जानवर के साथ बात कर सकता है? अनिका खामोशी से कुछ देर तक कार चलाती रही। वहाँ बगल वाली सीट पर बैठी रिया की हंसी रुक नहीं रही थी। तभी अचानक अनिका ने रिया से कहा, हाँ, इंसान चाहे तो वो जानवर के साथ बातें कर सकता है और ये भी समझ सकता है कि जानवर उसे क्या मैसेज देना चाहता है। अनिका की यह बात सुनकर अचानक ही रिया की हंसी रुक गई और कार में बैठे सभी लोग दंग रह गए।